दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसे आदमखोर का घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ जो मानव की गलतियों के कारण आदमखोर हो गया था। ये घटनाक्रम आप लोग पहले भी आप लोगों के पास मेरे द्वारा जब मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड किया था उस समय ये घटनाक्रम उत्तरकाशी का आदमखोर मैंने आप लोगों को सुनाया था, परंतु इसमें आवाज़ बहुत डिस्टर्ब होने के कारण इस पे बहुत कम लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा। ये घटनाक्रम बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाला था, इसलिए मुझे एक बार फिर इस घटनाक्रम को आप लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड करके डालने की इच्छा हुई। शायद आप लोगों को ये पसंद आएगा। दोस्तों, ये घटनाक्रम उत्तरकाशी जनपद के धरासू रेंज का है। पहली घटनाएं जो थी वो धरासू रेंज में थी, उसके बाद डुंडा रेंज और उसके बाद जो घटनाएं हुई वो उत्तरकाशी रेंज की हैं। यानी जो ये लेपर्ड जब सक्रिय हुआ था तो इसने उत्तरकाशी मार्केट से इधर वाले जितनी रेंजें थी सब रेंजों में इसके द्वारा घटनाएं की गई। यदि हम इस लेपर्ड को विस्तार रूप से इसका देखें कि ये कितने किलोमीटर चला होगा तो लगभग ये 5 घटनाएं जो इसने की, 5 घटनाओं में कम से कम ये 250 किलोमीटर की दूरी इसने पार की, यदि हम उन जगहों को रोड से देखें तो। और यदि पैदल मार्ग से देखें तो पैदल मार्ग से इसकी जो बाद वाली घटनाएं थी वो लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर थी, जंगल के रास्ते की। और यदि हम उस दूरी को गाड़ी से देखें तो वो 40 किलोमीटर से ऊपर की दूरी आती। चलो दोस्तों, घटनाक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, धरासू जो बैंड है, उस धरासू बैंड से जो मेन गंगोत्री हाईवे है वो गंगोत्री हाईवे यमुनोत्री के लिए वहाँ पर से कट जाता है। यानी वहाँ पे एक बैंड है जो गंगोत्री वाली रूट है वो सीधी चले जाती है और वहाँ पर से जो बैंड काट के जो ब्रह्मखाल बड़कोट होते हुए यमुनोत्री पहुँचती है। ये घटनाक्रम इसी रूट का है। धरासू बैंड से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे ब्रह्मखाल एक जगह है और ब्रह्मखाल से 5 किलोमीटर दूर जो सिलक्यारा नामक एक जगह है, शायद आप लोगों को याद होगा। सिलक्यारा से जब यमुनोत्री के लिए जाते थे तो ऊपर जंगलों से चढ़ते हुए एक राड़ी टॉप है, यानी बहुत ऊंचाई तक ये रोड जाती है और जहां लगभग बर्फ़ में ये रोड बंद हो जाती थी। अब इस पे सिलक्यारा बैंड से ही एक टनल बन रही है जिसमें पिछले साल 45 मज़दूर उस टनल में बंद हो गए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। परंतु ये घटनाक्रम 2003 का है। उस समय तक सिलक्यारा में एक फॉरेस्ट चौकी के अलावा और कुछ वहाँ पे था नहीं। परंतु आज जब मैं नेट पे देख रहा था तो वहाँ पूरा एक मार्केट बसा हुआ है। इसी सिलक्यारा से 2 किलोमीटर पीछे एक रोड के नीचे एक राजेंद्र प्रसाद का एक मकान था। उस मकान के बगल पे उनकी जो रसोई थी वो कच्ची रसोई थी, यानी मकान से कम 10-15 गज दूर उन्होंने रसोई बनाई थी। और उसके बाद लगभग 50 मीटर दूरी पे उनके पास वहाँ पे अपनी एक गौशाला बना रखी थी। वहाँ पे एक कुछ ऊंचाई वाली जगह जो टीले जैसे एक कोई जगह थी जिसमें सारी लेंटिना की झाड़ियों से वो पटा हुआ था। यहाँ तक उनके गौशाला और उनके जो रसोई था उस रसोई के पीछे भी लेंटिना उस समय पूरी थी। शाम के समय उनकी 6 साल की बेटी
अपने कमरे से रसोई की ओर जा रही थी, उस समय इस क्षेत्र पे कोई भी आदमखोर सक्रिय नहीं था। संभवतः उस दिन उस टीले पे एक गुलदार बैठा रहा और क्योंकि उसी टीले के बगल पे गौशालाएं थी, वो किसी हमारे पालतू पशु को शिकार बनाना चाहता था। परंतु जब उसने देखा कि शाम के समय अंधेरा हो गया है और अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची कमरे से निकल करके उस रसोई तक आ रही है, दोस्तों इस गुलदार ने चुपचाप वहाँ से घात लगाते हुए रसोई के किनारे तक वो पहुँचा और जो वो बेटी अपनी रसोई में अंदर जाने लगी, इस गुलदार ने उसको पकड़ लिया और वो बच्ची ज़ोर से चिल्लाई, परंतु 6 साल की छोटी बच्ची उस गुलदार का आक्रमण नहीं झेल पाई और वो उस बेटी को मुंह में दबाए हुए वहाँ से भाग निकला। अगल बगल कोई परिवार था नहीं, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के बाद भी सहायता के लिए कोई नहीं आया और उसके बाद उन्होंने ही दौड़ के लाइट हाइट जो उनके पास थी, परंतु उन्हें न तो गुलदार मिला और न उनकी बेटी। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने के बाद अगल बगल गाँव से लोग आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात भर इस बेटी को खोजा गया, परंतु इसका शव प्राप्त नहीं हुआ और उसके बाद दूसरे दिन सारे लोगों ने जब ढूंढा तो वहाँ से लगभग 250-300 मीटर दूर इसके शरीर के कुछ हिस्से ही प्राप्त हुए, बाकी सारा ये गुलदार खा चुका था। इसकी सूचना वन विभाग और राजस्व विभाग को दी गई और उसके बाद वन विभाग द्वारा यहाँ पे पिंजरा लगा दिया गया। और दोस्तों जो उत्तरकाशी का आदमखोर था वो सक्रिय हो चुका था, उसके द्वारा पहले मानव का शिकार कर दिया गया था। अब ये मालूम नहीं था कि ये गुलदार इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा कि लगातार इतनी लंबे दूरी तक तय करने के बाद ये ऐसे शिकार करेगा। दोस्तों वन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए वाइल्ड लाइफ चीफ उस समय एएस नेगी जी थे, उन्हें इसका मैसेज किया और उसके बाद शायद कोई ये घटना दुर्घटनावश हो गई होगी, इसलिए वन विभाग उतना सतर्क नहीं हुआ, फिर भी अपना रोटेशन अपने पिंजरे उन्होंने उस एरिया पे लगा दिए थे। दोस्तों यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर ब्रह्मखाल एक बाज़ार है जो गधरासू की ओर पड़ता है। 22 तारीख को शाम के समय इस मार्केट के किनारे, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा मार्केट ये बन चुका है, उस समय इसमें बहुत गिनी चुनी दुकानें थी। वो नीचे गिवाई गांव के इस साइड को बहुत कम मकानें थी। नीचे जो रोड अब जा रही है ब्रह्मखाल के नीचे से, मार्केट के नीचे से, वो सड़क भी उस समय नहीं बनी थी। वहाँ पे कोई नेपाली परिवार रहता था, लेबरगिरी करता था। उनका एक 11 साल का बेटा शाम के समय दुकान से सब्जी हब्जी लेने वो आया था और अंधेरा हो चुका था। गुलदार का भय उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इस एरिया में इससे पहले गुलदार कभी लगा नहीं था और जो गुलदार सक्रिय था वो गुलदार यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उसने एक घटना की थी, इसलिए ज़्यादा भय लोगों में अभी तक व्याप्त नहीं हुआ था। जब ये बेटा अपने घर के नज़दीक सब्जी लेके पहुंचा, नीचे वाले पोर्शन पे उस समय बहुत झाड़ियाँ थी और इस बाज़ार का कूड़ा भी शायद उसी साइड पे डाला जाता था उस समय। वहाँ कोई गुलदार बैठा था, शायद उस दिन ये गुलदार उस घटना के बाद सीधे 3 किलोमीटर चलकर नीचे नीचे ब्रह्मखाल के नीचे नीचे इस एरिया पे पहुंच चुका था। जब ये नेपाली बच्चा वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले से घात लगाए हुए गुलदार ने इस पे हमला कर दिया। हो हल्ला हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से, परंतु ये गुलदार
उस बच्चे को घसीटते हुए लगभग 25 मीटर दूर तक ले गया। तुरंत, क्योंकि उस नेपाली मूल का परिवार वहीं पे रहता था, वो तुरंत पहुँचे। उन्होंने हल्ला किया और उस गुलदार का पीछा किया और उसके बाद गुलदार इनके बेटे को वहीं पे छोड़ के भाग गया। तुरंत इस बच्चे को चिकित्सालय पहुंचाया गया, परंतु दोस्तों वहां पहुंचने पहले इसने दम तोड़ दिया। यानी उत्तरकाशी का ये आदमखोर 2 घटनाएं कर चुका था। अब वन विभाग ने तुरंत इसकी रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ चीफ को भेजी और वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए मारने का परमिट जारी कर दिया। दोस्तों तुरंत उस समय वहाँ पे डीएफओ कपिल जोशी जी थे और धरासू रेंज में जो आरओ थे वो पंचोली जी थे। इस गुलदार को मारने के जब आदेश जारी हुए तो डीएफओ उत्तरकाशी ने पौड़ी के राकेश बर्तवाल जी से संपर्क किया और राकेश बर्तवाल उस क्षेत्र में पहुंच गए। उनके द्वारा लगभग इस एरिया में जहां जहां इसकी संभावनाएं थी, रात को ओपन गाड़ी से सर्च करते हुए इस गुलदार को ढूंढा गया, परंतु उन्हें 7 दिन तक इस गुलदार का कोई अता पता नहीं चला। यहाँ तक कि नागल के ऊपर एक गाय एक गुलदार ने मारी थी और वहाँ भी राकेश बर्तवाल जी ने एक मचान बनाई थी और वो लोग उस पर बैठे हुए थे। उत्तरकाशी में 3 दिन में 2 घटनाएं हो चुकी थी, अतः पूरा जो जन आक्रोश था वो चरम पे पहुंच गया था। अब लोगों को लग रहा था कि 2 दिन में इस गुलदार ने 2 बच्चों का शिकार कर लिया है। यदि ये गुलदार जल्दी से जल्दी मारा नहीं जाता है तो ये और घटनाएं कर सकता है। और समाचार पत्रों और उससे बहुत ज़्यादा जो सूचनाएं थी उससे लोग और आक्रोशित हो गए थे। दोस्तों शायद राकेश बर्तवाल जी को 30 तारीख को वापस पौड़ी जाना था, इसलिए डीएफओ उत्तरकाशी द्वारा 31 तारीख को मुझसे संपर्क किया गया। 31 दिसंबर 2003 था। मैं अपने कार्यालय गोपेश्वर में बैठा अपना काम निपटा रहा था, क्योंकि दोस्तों उस समय में जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में कार्यरत था। जब उनसे मुझे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि रावत, हमारे यहाँ पे एक जो गुलदार है वो आदमखोर हो गया है और उसने 2 बच्चों को मार दिया है। हमारे पास जो शिकारी थे वो वापस जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उत्तरकाशी पहुँचे और इस गुलदार को मारकर आप उत्तरकाशी को भयमुक्त करें। दोस्तों मैंने उनसे जो परमिट था वो फैक्स द्वारा मंगाया। फैक्स द्वारा परमिट आते ही उस समय मेरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महावीर बिष्ट जी थे और उन्होंने उस पर सहर्ष स्वीकृति दे दी। और दोस्तों उस दिन मुझे जिला व्यायाम शिक्षक पद से समन्वयक बीआरसी के पद पर गैरसैंण में स्थापित कर दिया गया था। अतः मैं वहाँ से कार्यमुक्त होकर गैरसैंण पहुँचा। वहाँ शाम को मैंने कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद जो अपने साथी थे हरी सिंह और श्याम सिंह, दोनों इस समय इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और दोस्तों वहीं गैरसैंण पहुंचकर, क्योंकि मेरा जो सामान पूरा था वो सामान गैरसैंणी में था, एक टैक्सी हमने उत्तरकाशी के लिए यहाँ से बुक की और सुबह 4 बजे निकलने के लिए हम लोग अपना सामान तैयार करने लगे। दोस्तों 2004 की पहली सुबह यानी 1 जनवरी 2004 सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गई। गैरसैंण से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से श्रीनगर और श्रीनगर से मलेथा होते हुए हम लोग टिहरी के लिए चल दिए।
जब उस समय टेहरी डैम पूरा नहीं बना हुआ था, बल्कि वहाँ पे कार्य चल रहा था और श्याम सिंह चाचा के भाई भी वहाँ पहले कार्यरत थे और ये लोग वहाँ जाया करते थे, इसलिए उनको भी अपनी पुरानी यादें वहाँ आई और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हमारा कमरा था, यहाँ हम लोग रहते थे और वो उसी डैम प्रोजेक्ट में उनके भाई काम करते थे। दोस्तों, मैं इससे पहले एक जो मंडली रैली होती है उसमें टेहरी आया था। उस समय भी डैम पूरा बना नहीं था, तो उस समय घंटाघर, श्रीदेव सुमन की जेल और टेहरी का जो पुराना बाज़ार था उसमें हम लोग घूमे थे। बहुत सुंदर बाज़ार, 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ और एक ओर केवल उसका खुला हुआ एरिया था, यानी सामरिक दृष्टि से राजा ने अपना महल वहाँ स्थापित किया था, क्योंकि वो जगह भिलंगना और भागीरथी से उसकी सुरक्षा करता था। यानी एक ही साइड, केवल एक साइड से ही राजा को अपनी सेना से उस क्षेत्र को बचाना था, बाकी नदियाँ उसकी अपने आप ही सुरक्षा कर रही थी। पूरे जगह उस समय मिट्टी खोद खोद के वो डैम के लिए जो मिट्टी निकाली जा रही थी, उससे सारे रोड और लोग जो विस्थापित थे उनके भवन टूट रहे थे। धीरे धीरे हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और चिन्यालीसौड़ पहुँच गए। चिन्यालीसौड़ पहुँचने पे हमें अब लगभग 5 बज चुके थे और धरासू रेंज वहाँ से 5 किलोमीटर आगे था। फिर दोस्तों हम लोग धरासू रेंज पहुँचे। रेंज कार्यालय में पंचोली जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से अपनी गाड़ी से सिलक्यारा, जहाँ पर उस समय PWD का एक बंगला बना हुआ था रोड के नीचे, उस पे पहुँचा दिया और ठीक उसी के नीचे जो वन चौकी सिलक्यारा थी, वहाँ पे हमारे खाने का बंदोबस्त कर दिया गया। 4 बजे सुबह से हम लोग चले हुए थे और रात के 8 बज चुके थे, यानी उस दिन कोई वर्क हमारे द्वारा नहीं किया जाना था, थके हुए थे। दोस्तों, 2 तारीख सुबह उठकर हम लोग सबसे पहले जिन 2 प्लेसों पे घटनाएं हुई थी उन जगहों को देखने गए। जो घटनाएं मैंने आपको इससे पहले बताई, उन जगहों को देखने से हमें लगा कि हो सकता है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं के बीच की दूरी जो है वो केवल 3 किलोमीटर है, इससे लग सकता है कि ये कोई एक फीमेल लेपर्ड होगी और फॉरेस्ट के पास इसके जो ट्रेस थे वो पेरिस और प्लास्टर में लिए हुए थे, जो स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। क्योंकि हमें अपना अनुमान लगाना था, हम अपने अनुमान ये लगा रहे थे कि दूरी ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ये कोई फीमेल लेपर्ड होगी। चलो, फिर उसके बाद हम लोग ब्रह्मखाल से उसी जो पैदल मार्ग सिलक्यारा तक आता था उस पे वहाँ से पैदल चले और ये पता करने के लिए कि कहीं न कहीं जब ये गुलदार वहाँ से चला होगा तो इसके नए क्रैश कहीं होंगे। उन क्रैशों से इसके पंजों की जो चौड़ाई आएगी उससे हम कम से कम इसके शरीर का अनुमान हम लगा सकते हैं। दोस्तों, उस पे पुराने क्रैश तो बहुत थे, परंतु नए क्रैश बिल्कुल नहीं थे। इसलिए हमें बड़ा ताजुब हो रहा था कि इतने बड़े 10 किलोमीटर का जो नीचे रूट है जिस पे अधिकतर गुलदारों को चलना चाहिए था, परंतु इस रूट पे बहुत कम गुलदार चले हैं और पुराने गुलदार हैं, इसलिए हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और हम लोग केवल उसको एक आदमखोर फीमेल या मादा गुलदार समझकर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों, 2 तारीख रात को जो नागल पे राकेश बटवाल उन्होंने जो मचान बनाई थी, वहाँ पे जो गाय थी, उस गाय को देखने शाम को हम लोग फिर ऊपर पहुँचे। वहाँ पे हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि इस खेत में वो गाय मरी थी और इस छोटे से पेड़ पे इन लोगों ने मचान बनाई थी और उसके बगल पे एक बहुत बड़ा पत्थर था ऊपर की ओर। और उन्होंने ये बताया कि गुलदार इस
गाय की बॉडी पे नहीं लौटा था। जब वो लोग चले गए उसके बाद इसने गाय खाई थी। यानी उन लोगों ने जो छोटे से पेड़ पे जो मचान बनाए उसको उस गुलदार द्वारा देख दिया गया था, इसलिए जब तक वो लोग उस पर बैठे रहे तब तक वो गुलदार उस शव पे नहीं लौटा था। संभवतः जो बड़ा पत्थर था उसकी आड़ पे बैठ के वो इस सारी कार्रवाई को देख रहा था, और उसके बाद रात को जब ये लोग मचान से उतरे तो फिर उसने उस शव का खाया था। दोस्तों, वहाँ भी खेतों पे उन जगह लोगों ने उसकी क्रैश हमें दिखाई, उससे भी लग रहा था कि ये भी कोई फीमेल गुलदार का ही वर्क है, और हम लोग ये समझे कि हो सकता है कि ये एक मादा गुलदार का ही वर्क होगा। दोस्तों, 3 जनवरी को हम लोग सुबह उठे तो हमें पता चला कि हमसे लगभग 200 मीटर दूर रोड के नीचे एक मकान है, और उस मकान के कुत्ते पे कल रात एक लेपर्ड ने हमला किया है और वो कुत्ता घायल है। हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। जब हमने उस कुत्ते को देखा तो उस कुत्ते पे गुलदार के दांत भी थे और नाखून भी। फिर हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कुत्ता बड़ा तो है परंतु गुलदार इसको उठा के क्यों नहीं ले जा पाया होगा। तो तब हमें पता चला कि कुत्ते वाले के पास 2 कुत्ते थे, और जब इसने इस बूढ़े वाले कुत्ते पे अटैक किया तो जो इसका जवान कुत्ता इसका था उसने इस कुत्ते को बचाने के लिए ये गुलदार से भिड़ गया। इसलिए गुलदार को जब 2 कुत्तों का आभास हुआ तो उसने इस कुत्ते को छोड़कर वो भाग गया था। उत्तरकाशी में कुत्तों को छानू छानू के नाम पे कहते हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये जो घायल कुत्ता है वो उन्होंने कमरे में बंद कर रखा था, कुत्ते को हम यहाँ पे मचान बना रहे हैं, आप इस कुत्ते को बाहर बांध देना, और उसके बाद हो सकता है कि लालच में कोई वो जो गुलदार ने इस पे हमला किया है वो आ सकता है। पहले तो वो कुत्ते वाला राजी नहीं हुआ, और उसके बाद बहुत उसकी खुशामद करने के बाद कि ये कुत्ता तो मरने वाला है, और मरने से बढ़िया तो यदि ये कुत्ता इस गुलदार को मरवा देता है तो कम से कम लोगों के बच्चों की तो जान बचेगी। हो सकता है क्या पता यही आदमखोर हो, तो वो मान गया। और दोस्तों, हमने उस मचान के नीचे उस कुत्ते को बांध दिया और हम लोग उस पर बैठ गए। लगभग अंधेरे होने से पहले हम लोग उस पर बैठ चुके थे, और उन लोगों को जल्दी खाना खा के अंदर जाने के लिए हम लोगों ने कह दिया था। वो कुत्ता निढाल पड़ा हुआ था, यानी उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, फिर भी हमें संभावना थी क्या पता ये गुलदार इस पर लौट जाए। और जो रात को ठंडा हुआ और उस कुत्ते पे धीरे धीरे ताजगी आने लगी। यानी दोस्तों, जो लेपर्ड द्वारा उस पर जो दांत मारे गए थे और कमरे में बंद होने के कारण उस पे जो कीटाणुओं का असर था वो ज़्यादा हो रहा था। जब वो कुत्ता ठंडे में बाहर आया और उसके बाद जो कीटाणु होंगे वो धीरे धीरे ठंडे से मरने लगे, और उसके बाद वो कुत्ता धीरे धीरे 1 बजे तक खड़ा हो गया। यानी एक मरा हुआ कुत्ता जिंदा हो गया। लगभग 1:30 बजे रात हम लोग उस मचान से उतर गए, और हमने कुत्ते वाले को कहा तुम तो इसको मरने के लिए कह रहे थे, ये तो खड़ा हो गया है, अब तो इसको खाना खिलाओ और इसकी दवाई करो, कम से कम ये तो बच गया है। गुलदार न भी मरा परंतु आपका जो ये कुत्ता है ये बच गया है। और दोस्तों, रात को हम लोग कैंप वापस आ गए। दोस्तों, क्योंकि उस समय तक हम लोगों ने अधिक गुलदार नहीं मारे थे, इसलिए अनुभव की कमी होने के कारण भी हम लोग इस प्रकार जैसे जहाँ भी लोग बताते कि यहाँ गुलदार है तो वहाँ हम लोग पहुँच जा रहे थे। हमें यहाँ तक पता नहीं था कि इस एरिया पे गुलदार हैं कितने। इसके लिए अब हमारी रणनीति में ये था कि सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि
इस सिलक्यारा से ब्रह्मखाल के बीच वास्तव में कितने गुलदार होंगे। इसके लिए हमें सुबह उठकर प्रत्येक गांव के रास्तों को चेक करना था और जो भी जहाँ भी थोड़ा गुलदार के चलने के संभावनाएं थी उन जगहों को सर्च करना था, ताकि हमें ये पता चल सके कि वास्तव में इस एरिया पे कितने गुलदार हैं। 4 तारीख को हम लोगों का ये प्लान था कि आज हम इस सिलक्यारा के ऊपर नागल गांव और जो नीचे नहर जा रही है सिलक्यारा से ब्रह्मखाल की ओर, इस नहर के ऊपर नीचे जो गांव हैं, इन गांवों की पगडंडियों को लगभग सुबह 10 बजे तक हम लोग छान मारेंगे और उससे कम से कम हमें ये पता चल पाएगा कि वास्तव में इस एरिया पे कितने गुलदार हैं और कितने गुलदारों की ट्रेस या क्रैश हमको मिलती है। तो इसी चीज़ को आज हम लोगों ने करना था, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ के जो वन विभाग की चौकी थी वहाँ पे हमने चाय पी और नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग अब अपनी तैयारी में थे। तो तभी हमें सूचना मिलती है वायरलेस सेट पे कि धनारी के पजान गांव में कल रात एक बच्चे को गुलदार ने उठा दिया है। क्योंकि हम इस जगह के लिए नए थे, इसलिए हमें ये पता नहीं था कि ये पजान गांव कहाँ है। वहाँ पे डिप्टी रेंजर साहब बिस्सी थे। हमने बिस्सी से पूछा, बिस्सी ये पजान गांव कहाँ है? तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर ब्रह्मखाल से 15 किलोमीटर धरासू बैंड, वहाँ से 5 किलोमीटर डुंडा और डुंडा के बाद भागीरथी पार करने के बाद जो रूट चौरंगी खाल के लिए जाती है उस पर लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद आपको 3 किलोमीटर और पैदल जाना पड़ेगा और उसके बाद तब ये पजान गांव आएगा। लगभग 40 किलोमीटर दूर ये जगह है। और उसी के बाद वायरलेस सेट पे हमें सूचना मिली कि आप लोग अपना सामान लेके पजान गांव के लिए मूव करें। दोस्तों, हम सिलक्यारा से अपना सामान हमने पैक किया और अब हम पजान गांव के लिए चल दिए। जब हम डुंडा पहुँचे तो डुंडा में उस समय शायद तहसील कार्यालय इनका डुंडा था और वहाँ पे हजारों की भीड़ एकत्र थी और उस छोटे बच्चे के शव को लेके इन लोगों ने वहाँ पे जाम किया हुआ था। तो हम भी जाम में पीछे खड़े हो गए और दोस्तों ये जाम लगभग शाम 5 बजे तक चला। जब तक वाइल्ड लाइफ चीफ ने इस आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश निर्गत नहीं किए तब तक ये जाम लगा रहा। जब डीएफओ वहाँ पहुँचे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ चीफ को ये सारी सूचना दी और तब वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा फैक्स से इस आदमखोर को मारने के लिए परमिट जारी कर दिया गया और उसके बाद दोस्तों तब जाके जाम खुला। हम ये सोच रहे थे कि हम लोग पजान गांव जल्दी पहुंचेंगे और उस एरिया को देखने के बाद जहां उसने बच्चे को कल रात उठाया था वहां पे मचान बनाएंगे, एक बकरा बांधेंगे और संभवतः वो गुलदार उस बकरी पे लौट सकता था। परंतु क्योंकि जनवरी का मौसम था, लगभग 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो गया था। और दोस्तों उसके बाद हम लोग पजान गांव के लिए वहाँ से चल दिए। यानी एक ही गुलदार को मारने के लिए 2 परमिट जारी हो गए थे। ये घटना 40 किलोमीटर दूर होने के कारण लोग और फॉरेस्ट विभाग शायद ये समझ रहा था कि ये कोई एक और गुलदार आदमखोर हो गया है और ये उसकी घटना है, इसलिए इसको मारने के लिए परमिट जारी कर दिया गया था। तो उसके बाद हम लोग डुंडा से पजान गांव के लिए चले। ये रोड जो चौरंगी खाल के लिए जाती है, यानी डुंडा से भागीरथी पे जो पुल है उस पुल को पार करने के बाद उस रूट पे हम लगभग 10 किलोमीटर दूर तक चले और उसके बाद एक छोटी सी दुकान रोड के किनारे थी, वहाँ पे जिप्सी खड़ी करके
हम लोगों ने अपना सामान अपने पीठ पर लादा और हम लोग वहाँ से पजाण गांव के लिए पैदल चल दिए। उस समय तक पजाण गांव के यहाँ पुजार गांव इन जगह तक भी कहीं रोड नहीं थी, परंतु अब मैं नेट पे देख रहा था कि प्रत्येक गांव के लिए वहाँ सड़कें चली गई हैं। और लगभग 6:30 बजे के लगभग हम लोग उस गांव में पहुँचे। धूप अंधेरा हो चुका था। गांव वालों ने हमें रहने के लिए एक कमरा खाली किया और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा जो जगह थी उसको सर्च किया। सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले जिस घटना स्थल से उसने बच्चे को उठाया था, मैंने उनसे पूछा और उस घटना स्थल को देखा। दोस्तों, ये गांव के किनारे की 2-3 घर थे जिनके बगल पे एक नाला जो पूरी तरह झाड़ी से पटा हुआ था और गांव के नीचे भी पूरी झाड़ी थी। शाम के समय ये लोग धान को उखल से कूट रहे थे और इनका लगभग 5 साल का बेटा ये आंगनों में खेल रहा था। तभी जहाँ उसकी माँ लोग धान कूट रहे थे, उसी के आंगन में, क्योंकि पहाड़ों में आंगन बहुत बड़े होते हैं और उसी पे उखल भी था, वहाँ वो धान ऐसे उससे उखल और मूसल से धान कूट रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उस नाले से एक बड़ा सा गुलदार ऊपर निकलता है और बच्चे को उठा के तुरंत भाग जाता है। महिलाएं अपने उस काम को छोड़कर तुरंत हल्ला करती हैं और उस गुलदार के पीछे भागती हैं। वो गुलदार उस बच्चे को उस गधेरे तक ले जाकर छोड़ कर भाग जाता है, परंतु जब तक उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसके प्राण पखेरु बनकर उड़ चुके थे। लोग बहुत सख्ते में आ गए थे, क्योंकि वो बच्चा अभी अपनी माँ और अनेक बच्चों के साथ वो बच्चा वहाँ पे खेल रहा था और 2 मिनट में ही उस गुलदार ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। घर वालों का रो रो हो के बुरा हाल था और सारे इलाके ने ये सोचा कि वन विभाग जिस प्रकार ब्रह्मखाल में अभी तक गुलदार मारा नहीं गया है और कहीं ऐसा ना हो, ये दूरस्थ क्षेत्र है और इस क्षेत्र को ये लोग अनदेखा करें, इसलिए उस बच्चे के शव को लेके इन लोगों ने डुंडा में प्रदर्शन किया। और उसके बाद दोस्तों हम लोग और ऊपर वाले जो दूसरी साइड को बहुत सारी छानियाँ थी, बहुत सारे रास्ते आ रहे थे, हम उन रास्तों को छानने के लिए वहाँ से ऊपर निकल गए। तब हमने देखा उस रास्तों पे जो जंगल से आ रहे थे, उन रास्तों पे कुछ लेपर्ड के निशान ताज़े थे और बाकी जो सामान्य लेपर्ड वहाँ के थे, वो लेपर्ड के आने जाने के पुराने क्रैश वहाँ थी। जो ताज़े क्रैश हमको दिख रही थी वो बहुत बड़ी और एक बहुत बड़े मेल के होने की संकेत दे रहे थे। गांव वालों से हमें पता चला कि शायद ये लेपर्ड उससे 2 दिन पहले भी इस गांव के नाले के ऊपर पत्थर में बैठा हुआ दिखा था। और यही बात दोस्तों, जो 2 घटनाएं इससे पूर्व हुई थी, उनमें भी लोगों ने बताया था कि घटना से 1-2 दिन पहले इस लेपर्ड को उस जगह देखा गया था। ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेपर्ड जहाँ पहले दिख रहा है, पहले इस सारे क्षेत्र की रेखी कर रहा हो और उसके बाद अपनी घटना करने के लिए पहले से प्री प्लान बना रहा हो। परंतु हम लोगों में इतना अनुभव था नहीं कि हम इतने गहराई से सोच सकें। फिर भी दोस्तों, हमने उस शाम उस नाले पे जहाँ वो लास्ट बच्चे को ले गया था, एक बकरा बांध के हम लोग वहाँ बैठ गए। वहाँ पत्थर थे और उन पत्थरों में बड़ी बड़ी गुफाएं थी। उस नाले में बकरे बांधने के बाद हम भी एक जो पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा जैसी बनी हुई थी, उसके अंदर हम लोग बैठ गए। हमारा विचार था कि लगभग यदि गुलदार इसी एरिया पे होगा और तो वो फिर
इस रूट पे चल के क्या पता इस बकरे पे आक्रमण करे और हमें इसके मारने के लिए एक चांस मिले। दोस्तों, जाड़ों के दिन थे, नाला था, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर भी हम लोग उसके पत्थर की आड़ पे जो गुफा जैसी बनी हुई थी उसके अंदर बैठे हुए चुपचाप उस बकरे पे ध्यान लगाए बैठे थे। 7 बजे, 8 बज गए और रात के 9 बज गए, परंतु हमें लपट के आने का कोई अंदेशा नहीं लग रहा था। तभी हमें अपने बगल के पत्थर की आड़ से कुछ आवाज़ें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। हम सतर्क हो गए, राइफल पे जो पकड़ थी वो मजबूत हो गई और हमें ये था कि ये लेपर्ड अभी या तभी कभी भी बकरे पे हमला कर सकता है। और दोस्तों, धीरे धीरे ये आवाज़ और बढ़ गई और उसके बाद जब ये आवाज़ लगभग हमसे 10 या 20 मीटर दूर जब आई तो ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ किसी चीज़ को खींच रही है। हम बहुत अजमस में थे कि यदि लेपर्ड होता तो लेपर्ड ने बकरे पे आक्रमण कर देना था, परंतु ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को खींच रही है और अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने अपने साथी से कहा कि आप इस पे लाइट मारे, है क्या चीज़ ये, और मैंने राइफ़ल उसकी ओर सीधी करके हरी को लाइट मारने के लिए कहा। जब उस जानवर पे हमारी फोकस लाइट पड़ी तो हमें पता चला कि ये तो एक शाही है और जो खींचने की जैसी आवाज़ आ रही थी वो इसके जो पंख या जो उस पे उसके सल्क और कांटे होते हैं उनके रगड़ने से ये आवाज़ आ रही थी। और वो भी इसी गधेरे के इन पत्थरों के बीच जो गुफाएं बनी हैं इनमें शायद इसका रहने का आवास होगा और वहाँ से निकल कर ये अब अपने भोजन की तलाश में जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों, हमने उस बकरे को वहाँ से खोला और कैंप ले आए और उसके बाद हम लोग कैंप लौट आए। 6 तारीख को हम लोगों ने इस सारे एरिया जितने भी इनके रास्ते थे, सुबह उन सारे रास्तों को चेक किया और जहाँ जहाँ भी संभावनाएं थी वहाँ हमें गुलदार के ट्रेस खोजे। इस एरिया पे गुलदारों के पुरानी क्रैश तो थी, परंतु नई क्रैश बहुत कम थी। इससे लग रहा था कि इस एरिया पे गुलदार तो हैं, परंतु इनके पास क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, इसलिए महीने में 1 या 2 बार ये इस गांव का राउंड मार रहे हैं। एक क्रैश जो नई थी उससे हमें लग रहा था कि ये लेपर्ड बड़ा है और इसकी क्रैश बड़ी है, शायद ये लेपर्ड यहाँ नया है। अब हम लोग ये भी सोच रहे थे कि कहीं हो ना हो ये ब्रह्मखाल से चला हुआ लेपर्ड है, क्योंकि मैं इससे पहले इस प्रकार के लेपर्ड को मार चुका था जो लगभग 20 या 25 किलोमीटर चलने के बाद जो वारदात कर रहा था। फिर भी 2 परमिट से इसलिए ये लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया में कोई नया गुलदार जो है वो मैनीटर हो गया है। 6 तारीख शाम को हमने फिर उस एरिया पे जहाँ जहाँ उस गांव के किनारे के जो और गांव थे उन पे सर्च करना शुरू किया। हमें ये आशा थी कि हो सकता है यदि ये आदमखोर नया हुआ है, इसने किल किया, खाया नहीं है, तो क्या पता ये और किल के लिए और गांवों पर शाम के समय दिखाई देगा। जब हमने और गांवों को सर्च किया तो हमें कोई सफलता नहीं मिली। इससे ये लग रहा था कि इस गांव पे गुलदारों की संख्या कम है और जो ये आदमखोर लेपर्ड हुआ है ये या तो किसी बाहर से आया है या ये शांत हो गया है। दोस्तों, 7 तारीख
हमें बीके सिंह जी जो एसडीओ थे उस समय, सिंह साहब, वे अपनी गश्त के दौरान फोल्ट की ओर जा रहे थे। फोल्ट एक जगह का नाम है जो चौरंगी खाल और पजाण गांव, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसके बीच में पड़ता है। यहाँ पे वन विभाग की चौकी है और वन विभाग का बंगला भी है। सिंह साहब ने वहाँ से हमें मैसेज किया कि मेरे द्वारा ये गुलदार फॉल्ट पे देखा गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि ये वही गुलदार है जिसने ब्रह्मखाल में 2 घटनाएं की। अब ये गुलदार यहाँ पहुँच चुका है। दोस्तों, हम लोग शाम को जल्दी खाना खाने के बाद 4 बजे रोड पे पहुँच गए। जिप्सी हमारी वहीं खड़ी थी, अधिकतर सामान हमारा उसी जिप्सी में था। और दोस्तों, उसके बाद हम पूरी रात चौरंगी खाल से लेकर पजाण गांव तक हमने पूरी सर्च की, परंतु हमें कहीं गुलदार नहीं दिखा। मुझे उस समय ये चीज़ लग रही थी कि एसडीओ साहब जो कह रहे हैं कि ये वही गुलदार था, ये लोग इस गुलदार को कैसे पहचान रहे हैं कि ये वही था। फिर भी हम ये सोच रहे थे कि हम लोगों का अनुभव कम है और ये लोग वन विभाग में कार्यरत हैं, इसलिए इनको लेपर्डों के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये वही लेपर्ड है। और जब सुबह रात खुलने वाली थी 4 बजे, हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और उसके बाद हम लोग वापस पजाण गांव चले गए। ये पूरी रात भर की सर्चिंग हमारी एक प्रकार से बेकार गई, क्योंकि हमें गुलदार का कहीं नामो निशान या कहीं भी उसकी कहीं आंखें नहीं चमकी। रात भर जगह होने के कारण हम लोग सो गए और लगभग 12 बजे दिन में जब हम उठे तो हमने फिर खाना खाया और उसके बाद आगे की रणनीति को हम अब सोचने लगे कि आज क्या किया जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आ पा रही थी कि ये ब्रह्मखाल वाला ही लेपर्ड है। इसलिए हम इसको एक नया लेपर्ड मानकर वहीं घेरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसने जो पजाण गांव में किल किया है, 2 दिन ये नहीं आया, क्या पता ये तीसरे दिन आ जाए। नहीं भी वो लेपर्ड नहीं भी आता है तो कोई कम से कम जो इस क्षेत्र का लेपर्ड है, कम से कम वो तो दिखे। और हमने गांव से थोड़ा दूर हटकर एक अखरोट के पेड़ पे एक मचान बनाई और नीचे एक बकरा बांध दिया। अखरोट के पेड़ पे पहले से घास लगी हुई थी और इसलिए छुपाव बहुत बढ़िया हो गया था। और 6 बजे अंधेरा होते ही हम लोग उस मचान पे बैठ गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और लगभग रात के 9 बज गए। तब तक कोई मूवमेंट, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था और धीरे धीरे बकरे ने अपने पाँवों से एक खड्ड खोदा और वो भी उस खड्ड में बैठ के आराम से सोने लग गई। इससे लग रहा था कि इस क्षेत्र में शायद लेपर्ड है नहीं। फिर भी हम लोग बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। अब रात के 11 बज चुके थे और हम लोग वहाँ से मचान से नीचे उतरे। वो बकरा जहाँ से हम लाए थे उनकी गौशाला पे हमने बकरे को बांध दिया और उसके बाद हम अपने जो एक कमरे वाला जो कैंप हमारा था वहाँ पहुँच गए। खाना गरम किया। अब हम खाना खाने के लिए तैयारी थे। हमने देखा कि रोड से कुछ लाइटें हमारी ओर आ रही हैं, यानी गांव की ओर आ रही हैं, और एक साथ 2-3 लाइटों के आने से हम लोग समझ गए कि आज कुछ न कुछ घटना हो चुकी है। इसलिए ये लाइटें या तो हमको बुलाने आ रहे हैं या लोग कोई चीज़ खोज रहे हैं। और दोस्तों, हमने खाया, तब तक फॉरेस्ट की टीम हमारे कैंप तक पहुंच गई और उन्होंने हमें बताया कि थलन नामक एक जगह पे आज शाम 6 बजे एक बालिका को गुलदार ने उठा दिया है।
हमने पूछा ये थलन कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से चौरंगी खाल, और चौरंगी खाल से उत्तरकाशी से केवल 5 किलोमीटर दूर ये थलन नामक जगह है। और दोस्तों, हमारे पास एक पिट्ठू, 2 राइफ़ल और सर्च लाइटें थी, उसको लेके हम लोग उसी समय वहाँ से मूव कर गए। गाड़ी जिप्सी जो हमारी रोड पे खड़ी थी, जिप्सी में बैठे। अब मैं हुआ, हरी हुआ, चाचा श्याम सिंह हुआ और 4 फॉरेस्ट वाले, सब लोग हम जिप्सी पे पहुँचे। और वो जिप्सी फोल्ट होती हुई चौरंगी खाल, और चौरंगी खाल से उत्तराई में उत्तरकाशी की ओर नीचे उतरने लगी। धीरे धीरे हम लोग थलन नामक एक गांव पे पहुंच गए, जो बिल्कुल रोड पे लगा हुआ गांव था। परंतु गांव एकदम सुनसान था, कोई हलचल नहीं थी, और रात के लगभग 1:30 बज चुके होंगे। दोस्तों, हमने फॉरेस्ट वाले से कहा कि जो मकान रोड पे लगी है, थोड़ा इसका दरवाज़ा खटखटाओ और इससे पूछो कि क्या वास्तव में यहाँ किसी बालिका को गुलदार उठा के ले गया है। तो उसने एक दरवाजे को खटखटाया, एक आदमी बाहर आया और उससे हमने पूछा कि क्या इस गांव में कोई बालिका को गुलदार उठा के ले गया है। तो उसने कहा हाँ, यहाँ से एक बालिका को शाम 6 बजे एक गुलदार उठा के ले गया है, और वो घर ये जो सामने वाला है हमारे बगल पे, ये उनका घर है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं उनके घर पे पहुँचा। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोल के वो लोग बाहर आए। मैंने कहा क्या आपकी बच्ची को गुलदार उठा के ले गया है। बोला हाँ सर, हमारी वो बच्ची को गुलदार उठा के ले गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो सो रहे हैं, आप तो कह रहे हमारी बच्ची को गुलदार उठा के ले गया। बोला सर हाँ, हम 6 बजे से लेकर अभी 1 बजे तक लगातार उस बालिका को ढूंढ रहे थे, परंतु हमें वो कहीं नहीं मिली। इसलिए हम लोग, क्योंकि जाड़ों के दिन हैं और सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो हमें भी वापस आना पड़ा। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि आप हमें केवल इतना बता दें कि वो बालिका को किस ओर ले गया है। तो उन्होंने हाथ से बताया कि सर ये जो नीचे खेत दिख रहे हैं, इसकी ओर वो हमारी बालिका को उठा के ले गया था। उनसे पूछा कि ये घटना कैसे हुई। तो वो उनकी माँ, उस लड़की की जो माँ थी, वो बता रही थी कि शाम के समय हम लोग नीचे अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। सिंगल मंजिल की मकान थी और उसका दरवाज़ा खेतों की ओर था। 2 कमरे थे और उसके आगे उनका हल्का सा बरांडा था। उसके बगल से जो रास्ता आ रहा था वो थोड़ा ऊंचा था, और घर के आगे हल्के सी जो क्यारी नुमा थी, उसमें थोड़ा कोई चीज़ उन्होंने बो रखी थी। शायद ये लेपर्ड उन खेतों की तरफ से वहाँ पे पहुँचा, और लाइट बाहर उनकी बाली हुई नहीं थी, क्योंकि उनके पीछे मेन सड़क थी, इसलिए उन लोगों को गुलदार का कोई भय नहीं था। गुलदार पहले से बैठा उस बच्ची को देखता रहा, और जो लाइट गई, एक हवा का झोंका जैसे वहाँ पे आया। उसकी मम्मी को ये पता नहीं चला कि मेरी बेटी को कोई चीज़ उठा के ले गया है, परंतु बहुत तेज़ हवा का झोंका जैसे उसको महसूस हुआ। और उसके बाद जब उसने उस ओर ध्यान दिया तो उसको पता चला कि कोई गुलदार की पूँछ उसको दिखाई दे रही है, और वो फट समझ गई कि मेरी बेटी को गुलदार उठा के ले गया है। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। तो गांव वाले, क्योंकि रोड वहीं पे थी और कुछ लोग उस बाज़ार में भी उस समय थे, इसलिए लोग फटाफट वहाँ से उस गुलदार के पीछे उन खेतों की ओर भागे। और दोस्तों, जिस प्रकार उसने बताया कि वो नीचे की ओर खेतों में उस बालिका को ले गया है। और दोस्तों, उसके बाद हमारे पास 2 सर्च लाइटें थी। एक सर्च लाइट हरी और पाल चाचा ने रखी, और हरी के पास गन थी। एक लाइट मैं और मेरे साथ 2 फॉरेस्ट वाले थे, और मैंने उनको कहा कि तुम इस ओर को सर्च करो और मैं इस ओर को सर्च करता हूँ। जहाँ भी लेपर्ड, क्योंकि बॉडी नहीं मिली है, तो लेपर्ड बॉडी पे बैठा होगा,
और जब उसकी आंखें रिफ्लेक्ट कर जाएंगी तो उससे पता चल जाएगा कि इसने बालिका के शव को कहाँ रखा है, और क्या पता गुलदार पे हमको फायर करने का मौका भी मिल जाए। जब हम सर्च कर रहे थे तो मेरी जो सर्च लाइट थी वो फॉरेस्ट वाले के पास थी, मेरे पास अपनी राइफ़ल थी, तो उसको सर्च करने का अनुभव शायद नहीं था, इसलिए वो टॉर्च की भांति उसको चमका रहा था। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार से लेपर्ड की आंखें तो चमकेंगी नहीं। मैंने उसको बुलाया और उसको अपनी राइफ़ल थमाई और सर्च लाइट मैंने अपने पास ली, क्योंकि जब तक हम सर्च लाइट को मूवमेंट नहीं करेंगे या हिलाएंगे नहीं, तब तक लेपर्ड कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ओर देखे। और जब लाइट मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट के कारण वो लेपर्ड आंखें देता है, यानी वो उस लाइट की ओर देखेगा, और जब वो लाइट की ओर देखेगा तो उसकी आंखें अपने आप ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। दोस्तों, ऐसे ही जब मैं सर्च कर रहा था तो जो गांव था, गांव के 50 मीटर नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था, और हम उस पत्थर से लगभग 100 मीटर नीचे पहुंच चुके थे। और जब मेरी लाइट गांव की ओर पड़ी तो मेरे को उस पत्थर के ऊपर 2 तेज़ आंखें चमकती हुई दिखाई दी, और मैंने तुरंत फॉरेस्ट वाले को बुलाया, इधर आओ। फटक से उसके हाथ पे लाइट दी और मैंने कहा तुम इस पत्थर पे लाइट मारना, और मैंने राइफ़ल सीधी की और उसने उस पर लाइट मारी। परंतु लेपर्ड शायद समझ गया था, और जो उस पर लाइट पड़ी तो उसने 2 आंखें हवा में तैरती हुई पली तरफ को चली गई, यानी उस गुलदार ने पली तरफ को छलांग मार दी। मैं फॉरेस्ट वाले के साथ मैंने उससे कहा जल्दी चलो, इसके फटाफट पत्थर के दूसरी तरफ पहुंचो, और हम उस पत्थर के दूसरी तरफ पहुंचे। तो वहां से जब हमने लाइट मारी तो हमें कुछ नहीं दिखा। तब तक हरी और श्याम सिंह चाचा भी हमारे नज़दीक पहुंच गए थे। अब लाइट हरी को मारनी थी, क्योंकि उससे लाइट मारने का अनुभव था, इतने ज़्यादा हम लेपर्ड वो मार चुका था लाइट के साथ, इसलिए उसको ज़्यादा अनुभव था। तो मैंने हरी को कहा कि आप लाइट मारो, ये लेपर्ड भागा नहीं है, ये लेपर्ड यही है, और जाड़ों के दिन थे, खेत खुले हैं, कुछ खेतों में हल लगा हुआ है, कुछ में हल्का पानी है। जब हमने लाइट मारी तो एक खेत की आड़ पे हमसे 50 मीटर दूर लेपर्ड की आंखें रिफ्लेक्ट की, और मैं फट घुटने के बल बैठा। मैंने एम किया और हरी ने लाइट मारी, परंतु मेरे ट्रिगर दबाने से पहले वो गुलदार उस खेत की मेंढ की आड़ पे आ गया, क्योंकि वहाँ सारे सीढ़ी नुमा खेत थे। ऐसे जब हम ऊपर से देखेंगे तो लेपर्ड इस खेत के इस आड़ पे छिप जा रहा था, इसलिए ऊपर से वो दिख नहीं रहा था। फिर हम इस साइड से घूमते हुए इस साइड को पहुँचे, ताकि वो इस आड़ पे हमको दिखाई दे। यदि वो खेत की आड़ लेता है तो वो हमको ऐसे दिखाई देगा। जब हमने दोबारा उस पर लाइट मारी तब तक वो लेपर्ड और 50 मीटर नीचे पहुंच चुका था, और वहाँ भी वो खेत की किनारे उसकी आंखें चमकी। जब तक हमने उस पर एम किया, फिर वो खेत की आड़ पे आ गया, यानी उसको ये मालूम था कि ये लाइट मुझे ढूंढ रही है, और वो फटक से उस पर छुप जा रहा था। दोस्तों, यही प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चलती रही। लेपर्ड धीरे धीरे नीचे की ओर चलता जा रहा था, और हम भी उसके साथ एम करते करते लगभग नाले के ऊपर तक हम लोग पहुंच चुके थे, और अब रात खुलने वाली थी। और लेपर्ड ने अब समझ लिया था कि ये लोग मुझे ही लाइट से देख रहे हैं और ये मेरा पीछा कर रहे हैं, अतः वह सीधे उस नाले से पार गया, और जो पार बहुत बड़ा एक गांव था, उस गांव में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लग गए थे। कुत्तों की आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि लेपर्ड यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि उस साइड पे भोटिया कुत्ते ज़्यादा थे जो लेपर्ड की गंध को बहुत तेज़ समझ लेते हैं, और जब लेपर्ड उनके गांव के किनारे से निकल रहा है तो वो उसकी गंध को समझ के भौंकना उन्होंने शुरू कर दिया है। अतः ये लेपर्ड अब इस एरिया से निकल चुका है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग वापस आए। उस पत्थर के नीचे एक खेत में हम बैठे रहे। अब मैं ध्यान से उस पत्थर की ओर मैंने देखा, तो मैंने सोचा
कि जब ये लोग इस लड़की की बॉडी को गांव वाले लोग खोज रहे होंगे तो ये आदमखोर इसके पत्थर के ऊपर बैठा इन सारे लोगों की कार्रवाई देख रहा होगा और इसके द्वारा जो बच्ची कहीं छिपाई गई होगी उसको भी ये ऊपर से देख रहा था कि ये लोग मेरे शिकार तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और क्योंकि ये पत्थर गांव की ओर था और लोग उस पत्थर से नीचे की ओर थे, नीचे पहुंचकर लोग सर्च कर रहे थे या खोज रहे थे इस लड़की की बॉडी को। और गांव की ओर किसी को विश्वास नहीं था कि गांव लेपर्ड जो है वो गांव की ओर बैठा हुआ है, जैसे हमारे साथ हुआ। हमको भी विश्वास नहीं था कि उल्टा लेपर्ड गांव की ओर थोड़ी बैठा होगा, लेपर्ड तो नीचे की ओर बैठा होगा। परंतु जब सर्च लाइट से उसकी आंखें चमकी तब हमें पता चला कि ये तो हमारे पीछे बैठा हुआ है, यानी गांव की ओर बैठा हुआ है और हम नीचे की ओर सर्च कर रहे हैं। और धीरे धीरे दोस्तों रात खुल गई। जब रात खुली तो उसके बाद हम और कुछ गांव वाले भी आए और हमने उन खेतों के किनारे उन जगह उस बालिका के शव को ढूंढना शुरू किया। वो बालिका का शव उस पत्थर से 150 मीटर नीचे एक खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे इस प्रकार से उस गुलदार ने रखा था जैसे वो बच्ची बैठी हो। यानी इस गुलदार को इस बच्ची के शव को खाने का समय नहीं मिला, क्योंकि लगातार 1 बजे तक ये लोग उस बच्ची की शव को ढूंढ रहे थे। अब जो आधे घंटे का समय था तब तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और 1:30 बजे के बाद हमने सर्च शुरू कर दी थी। इसीलिए इस गुलदार को, इस शव को न तो खाने का समय मिला और न दूर ले जाने का। और उसके बाद हमने गांव वालों को वो शव दिखाया और वो लोग वहाँ पे रहे। और हमें आज जो हल लगे हुए खेत थे, जो पानी वाले खेत थे, उसमें उस गुलदार की ट्रेस को लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग जो हैं उस पर चल देंगे। इसलिए हमने पेन, कागज़ और पेरिस ऑफ प्लास्टर लिया और उस गुलदार के स्पष्ट पग चिन्ह जो दिखाई दे रहे थे उनको ट्रेस किया। आज उस ट्रेस को देख के साफ पता चल रहा था कि यह एक मेल गुलदार है और बहुत बड़ा गुलदार है और इसकी एज 12 से 14 साल के बीच है। हम लोग, क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे और हम लोग ऊपर रोड पे आ गए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने देखा कि ये लोग पूरी रात उठे हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको यदि आराम करना है तो ये कमरा खुला है, आप लोग इसमें आराम कर लो। और दोस्तों मैं और हरी उस कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही जो मैं थोड़ा लेटा तो मुझे नींद आ गई और नींद आने के बाद जब लगभग 12 बज गए तो हरी ने मुझे उठाया और बताया कि भाई साहब वहाँ पे गांव वाले एक खड्डा खोद रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे गांव वाले लगभग 4 या 5 फुट गहरा एक खड्ड खोद रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये खड्ड क्यों खोद रहे हैं। तो उन्होंने, जब राजस्व विभाग वाले आए थे या वन विभाग वाले, वे उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, परंतु गांव वालों ने उनसे मना कर दिया और कहा कि आज हम इस बॉडी को यहीं पे रखेंगे, आदमखोर गुलदार अपने शिकार पे ज़रूर लौटेगा और हम लोग इस खड्ड के अंदर बैठकर इस गुलदार को मारेंगे और रावत जी आप हमारे साथ इस खड्ड में बैठोगे। मैंने उनसे कहा कि देखो, मैंने अभी तक जितने भी गुलदार मारे हैं वो सर्चिंग पे और उसके अलावा पेड़ों पर बैठ के ही मारे हैं। ये मेरे लिए एक नया अनुभव होगा और जिस अनुभव में मैंने अभी तक कोई भी प्रयोग नहीं किया उसमें मेरा बैठना ठीक नहीं है। हाँ, हम सबका मकसद एक है कि आदमखोर मारा जाए। आप लोग बैठो, क्योंकि जब आप भी मारेंगे तो आदमखोरी मारा जाएगा। और मैं जिस गांव की ओर सुबह ये लेपर्ड गया था, मैं उस गांव को सर्च करूंगा,
तो वो लोग मान गए। और दोस्तों शाम होते ही वे लोग उस खड्ड में 2 आदमी और एक फॉरेस्ट के रोशन लाल 3 आदमी उस खड्ड में बैठ गए। उसके ऊपर टिन की चादरें डाल दी और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। उसमें लूप हॉल बना हुआ था, जिस लूप हॉल से वे बालिका के शव को देख सकते थे और यदि लेपर्ड उस पर आता है तो वो वहाँ से फायर कर सकते हैं। जाड़ों के दिन थे, क्योंकि जनवरी का मौसम था। आप लगा लो उस ऊंचाई वाली जगह पे वो खड्ड किसी बर्फ़ के सिल्ली की तरह ठंडा लग रहा होगा, परंतु वे लोग सुबह 4 बजे तक उसमें बैठे रहे। और दोस्तों मैं जिस ओर वो लपट गया था, मैंने उस सारे गांव को सर्च किया, उन गांव के अगल बगल के गांवों को भी सर्च किया, परंतु हमें कोई लेपर्ड वहाँ नहीं दिखा। और मैं लगभग 11 बजे वापस आने के बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद ओपन जिप्सी से चौरंगी खाल तक हमने पूरी सर्च की। जब सुबह 4 बज गए तो मैं वहाँ पहुँचा। मुझे रोशन लाल द्वारा वायरलेस पे सूचना दी गई कि सर ये लोग तो 4 बजे ही निकल गए हैं और मैं इस खड्ड में अकेला बैठा हूँ। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास राइफ़ल है? बोला सर मेरे पास तो राइफ़ल भी नहीं है। तो मैं तुरंत हरी और चाचा श्याम सिंह के साथ उस खड्ड के नज़दीक पहुँचा। हमने टिन की चादरें हटाई और रोशन लाल को वहाँ से बाहर निकाला। मैंने पूछा कि वो लोग क्यों गए? रोशन लाल ने कहा कि जब लेपर्ड आया नहीं तो उन लोगों ने ये कहा कि इस ठंड में मर के कोई फ़ायदा नहीं है, और वो वहाँ से वापस निकल गए। तो मैंने कहा वो तो मैं कल ही कह रहा था कि यहाँ लेपर्ड इस शव पे लौटेगा ही नहीं, क्योंकि वो सुबह उस गांव पे जहाँ कुत्ते भौंक रहे वहाँ निकल चुका है और अब हम इस लेपर्ड को देख चुके हैं। ये लेपर्ड बहुत बड़ा है और ये लेपर्ड की जो आयु है वो कम से कम 12 से 14 साल है। ये कोई नया लेपर्ड नहीं है। ये लेपर्ड तो ब्रह्मखाल से चला हुआ लेपर्ड है, जिसने 2 घटनाएं ब्रह्मखाल में की, एक पजाण गांव और एक थलन कर चुका है। ये किसी शव पे वापस लौटेगा ही नहीं। इसको मालूम है कि ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ से चल दिया है। फिर भी लोग माने नहीं थे उस समय। परंतु रोशन लाल जब हमने खड्ड से निकाला तो उसने अपने हाथ पांव सीधे किए, क्योंकि ठंडे के कारण हाथ पांव अकड़ चुके थे और रात खुलने में अभी टाइम था, इसलिए हमको वहीं पे बैठना पड़ा। यदि हम वहाँ से निकल जाते या गुलदारी आ जाता या सियारी आ जाता तो वो उस बॉडी को ले जा सकता था। तो जब तक हमको गांव वालों को उनकी बॉडी नहीं सौंपी तब तक हमको वहाँ से उस बॉडी को छोड़ना उचित नहीं था। इसलिए दोस्तों रात खुलने तक हम वहीं पे बैठे रहे। रात खुलने के बाद गांव वालों को हमने उनकी बॉडी सौंपी और उसके बाद हम लोग अपने जो कमरा था उस कमरे में वापस आ गए। और दोस्तों अब आराम करना चाह रहे थे, हमें वायरलेस सेट पे मैसेज आया कि वाइल्ड लाइफ चीफ एएस नेगी जी जो हैं वो उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा 11 बजे से शिकारियों के साथ एक बैठक है, आप लोग इस बैठक में प्रतिभाग करें। और दोस्तों हम लोग उसके बाद उत्तरकाशी की ओर चल दिए। जब थलन वाली घटना हुई तो डीएफओ ने मुरादाबाद के संजय कुंवर और बलजीत कुंवर वाली टीम को भी उस क्षेत्र में बुला लिया था और वो टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी और उस दिन बैठक में वे भी हमारे साथ थे। नेगी जी ने जब पूरा मैप निकाला और मैप में हमें समझाया कि ये लेपर्ड जो है, हम कह रहे हैं ये 40 किलोमीटर दूर जा रहा है, परंतु वो 40 किलोमीटर दूर रोड का है। यदि हम जंगलों से इसकी दूरी ले तो ये 20 से 25 किलोमीटर आ रही है। इसका मतलब ये लेपर्ड दिन में भी चल रहा है, क्योंकि जंगल में लोग हैं नहीं और इसलिए ये दिन में भी जंगलों के द्वारा चल रहा है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, थलन में भी 2 दिन पहले ये लेपर्ड दिखा था, परंतु उस समय लोगों ने इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यानी ये अपनी वारदात वाली जगह को पहले ही चिन्हित कर दे रहा था। और नेगी जी ने मुझे बताया कि रावत जो जिप्सी है, ये जिप्सी भी पहले ब्रह्मखाल में जो और शिकारी आए होंगे उनके द्वारा इस लेपर्ड के
खोजने में इस्तेमाल की गई होगी और संभवतः इस जिप्सी के नज़दीक ये लेपर्ड आया होगा और इस पर सर्च लाइटें पड़ी होंगी, इसलिए ये इस जिप्सी की आवाज़ को पूरी तरह से पहचान चुका है। और आज के बाद, क्योंकि आपको ये लेपर्ड इससे पहले दिखा नहीं, अब ये आपकी आवाज़ को भी पूरा पहचान चुका है। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगली रणनीति बनाएं, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। और दोस्तों, हम वहाँ से वापस फिर थलन पहुँच गए। थलन में हमारे रहने की व्यवस्था कर दी गई। खाने के लिए एक दुकान वाले को बता दिया गया। तो डीएफओ द्वारा सारे प्रधान लोगों को और जनप्रतिनिधियों को यदि कहीं भी गुलदार की सूचना मिलती है तो वे डीएफओ कार्यालय से संपर्क करके ये सूचनाएं डीएफओ कार्यालय तक दें, क्योंकि उस समय तक गाँव में कुछ जगह लैंडलाइन और कुछ जगह बड़ी बड़ी डिशें लगी हुई थी जो जनप्रतिनिधियों के घरों पे थी या पंचायत घरों पे थी। उससे आशा थी कि उन जनप्रतिनिधियों से वन विभाग को ये सूचना प्राप्त होगी और ये लेपर्ड घटना से पहले उन क्षेत्रों पे देखा जा रहा था। इससे ये लग रहा था कि यदि पहले सूचना मिल जाएगी तो उससे शिकारी दल वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा। एसडीओ साहब ने जो हमें सूचना दी थी वो बिल्कुल सही थी। ये लेपर्ड फोल्ट के रास्ते ही थलन तक पहुँचा था और यदि उस दिन इस चीज़ को गंभीरता से लिया जाता और पजाण गांव छोड़कर फोल्ट के आगे के गांवों को सर्च किया जाता तो क्या पता थलन वाली घटना नहीं होती। अब हमको थलन से ही कार्रवाई करनी थी, परंतु अब हम अपनी रणनीति पे सोच रहे थे कि यदि हम पुराने पैटर्न पे ही चलेंगे या पुरानी सोच के हिसाब से ही चलेंगे तो ये गुलदार किल पे किल करता जाएगा और हम केवल इसके पिछलगू बने रहेंगे। यानी हमको इस लेपर्ड से आगे सोचना होगा। ये चीज़ हमारे संज्ञान में आ रही थी कि क्या करें, कि हम लोग किस एरिया को सर्च करें। अब हमारे पास पर लोगों की टीम भी पहुंच चुकी थी और वो ओपन गाड़ी से वो भी सर्च कर रहे थे। इसलिए हमको अब केवल पैदल गाँव को ही सर्च करना था जो गांव इससे आगे की ओर हों। तो हम लोगों की रणनीति के अनुसार अब हम और गांवों को सर्च कर रहे थे जो इस रोड से हट के दूर वाले गांव थे। तो ना पजाण गांव की ओर खुली गाड़ी से सर्च किया जाए, हो ना हो ये गुलदार फिर जिस साइड से यहाँ निकला है उसी साइड को न चल दिया हो। अतः 11 और 12 तारीख पूरी रात्रि हम लोगों ने पजाण गांव से ऊपर चौरंगी खाल और चौरंगी खाल से लेकर मानपुर होते हुए थलन तक पूरी सर्च की। 12 तारीख रात को चौरंगी खाल से नीचे एक मकान अकेली जगह पे थी, जिसके आगे उसके सब्जी की जो क्यारियाँ थी वो खेत में उसने शायद गोभी कुछ बो रखी थी। वहाँ पे एक लेपर्ड हमें बैठा हुआ दिखाई दिया। ज़्यादा दूरी नहीं थी, लगभग 150 गज तो वो लेपर्ड था। जब उसकी आंखें रिफ्लेक्ट हुई तो हमने जिप्सी रोकी। फिर उसके बाद दूरबीन निकालने के बाद जब मैंने उस लेपर्ड को देखा तो मेरे को लगा कि ये कोई फीमेल लेपर्ड है, क्योंकि इसका कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा लेपर्ड हम देख चुके थे। अतः एक फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग वहाँ से आगे निकल गए। दोस्तों, पूरी रात 12 तारीख को भी सर्च करने के बाद हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये लेपर्ड गया तो गया कहाँ, क्योंकि जंगल इतने बड़े क्षेत्र में थे कि जिनमें हम लोग सर्च
पैदल सर्च नहीं कर सकते थे और उन जगह सड़क थी नहीं। पैदल से ज़्यादा आदमी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही सर्च रात को कर पा रहा था, परंतु ये इतना विस्तृत क्षेत्र था कि जिस क्षेत्र में लगभग यदि हम पैदल सर्च करें तो हमको 15 और 20 दिन लग जाएंगे। 13 तारीख शाम को हमारा विचार था कि आज हम उत्तरकाशी से और डुंडा वाली मेन मुख्य सड़क पे सर्च करेंगे, क्योंकि जो घटना अब हुई थी ये उत्तरकाशी रेंज की थी। हो सकता है कि कहीं ये लेपर्ड अब मुख्य सड़क पे या सड़क के अगल बगल वाले गांवों पे घटना न कर दे, इसलिए हमको गुलदार के नए कदम से आगे कुछ सोचना था और उससे आगे सर्च करनी थी। अभी शाम को हमें सूचना मिलती है कि चौरंगी खाल के नीचे जंगल में कुछ कश्मीरी लोग चिरान कर रहे हैं और कल उनके डेरे पे एक लेपर्ड आया था। दोस्तों, वायरलेस सेट पे डीएफओ ने हमें वहाँ जाने के लिए कहा। शाम के 4 बज रहे थे और वो दूरी लगभग 8 किलोमीटर पैदल थी। मैं, हरी, चाचा श्याम सिंह और 2 फॉरेस्ट वाले, हम लोग थलन से उस जो घटना स्थल वो बता रहे थे कि वहाँ गुलदार दिखा है, वहाँ के लिए चल दिए। रास्ता जंगल का था, चीड़ के जंगलों के बीचों बीच हम लोग चल रहे थे और ये रास्ता 8 किलोमीटर लंबा था। दोस्तों, इस पैदल मार्ग पे चलते चलते हमको रात के 8 बज गए। 8 किलोमीटर चढ़ाई इतनी खतरनाक थी कि 1 घंटे में हम पाए होंगे या 2 किलोमीटर पार कर पाए होंगे। जब हम उन कश्मीरियों के डेरे पे पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ कल लेपर्ड आया था? तो कह रहे थे हाँ सर, एक तो आया था, एक लाल है। हम लोगों ने सर्च लाइट मारी तो हमें एक रेड फॉक्स दिखाई दी और हमने उनसे कहा कि यहाँ ये तो नहीं है कहीं? बोला हाँ सर, यही आया था कल और ये डेली आ रहा है। अरे, हमने उनको कहा आप लोगों ने तो इतने दूर हमको भगा दिया, 8 किलोमीटर पैदल हम लोग यहाँ आ गए, ये तो रेड फॉक्स है। और दोस्तों, तभी हमारे वायरलेस सेट पे सूचना आती है कि इस लेपर्ड ने एक घटना और कर दी है और आप लोग तुरंत वापस आए। और दोस्तों, हम लोग अब डाउन में रास्ता था, बहुत तेज़ी से चलते हुए नीचे की ओर थलन के लिए वहाँ से रवाना हो गए। लगभग 2 घंटे हमको नीचे आने में लगे होंगे और जब हम थलन पहुँचे तब तक जिप्सी में हमारा सामान पैक होके तैयार था। हमने कहा कि कहाँ जाना है, तो जिप्सी वाले ने कहा कि खाने की व्यवस्था उत्तरकाशी में की गई है और उसके बाद खाना खाने के बाद जो घटना स्थल है हमको वहाँ पहुँचना है। दोस्तों, हम जिप्सी में बैठे और उत्तरकाशी पहुँच गए। उत्तरकाशी में खाना खाया और उसके बाद 7-8 फॉरेस्ट वाले, एसटीओ बीके सिंह, 3 हम, जिप्सी और 2 गाड़ियाँ और जो चली वे हमको धरासू बैंड लेके। जब हम धरासू बैंड पहुँचे तो मैंने सिंह साहब से पूछा कि हम तो वापस धरासू आ गए हैं, जो ये घटना है ये कहाँ की है? तो उन्होंने बताया रावत जी, यहाँ से अब हमको 3 या 4 किलोमीटर भागीरथी पार करने के बाद चढ़ाई पे चढ़ना होगा और उसके बाद एक चमयारी नामक स्थान है जहाँ शाम के 6 बजे एक बालिका को इस गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। और दोस्तों, हम लोगों ने राइफ़ल ली और 2 सर्च लाइटें ली और बाकी हमारी सारी टीम, हम लोग और फॉरेस्ट वाले सारे उस भागीरथी पुल को पार करने के बाद उस चढ़ाई पे हम लोग चढ़ने लगे। वो रास्ता खच्चरों के द्वारा जो सामान उस गांव को ढोया जाता था, उस समय तक इस गांव में रोड नहीं थी,
इसलिए जो भी उनकी आवश्यकता का सामान होगा वो खच्चरों के द्वारा जाता था। अतः उसमें बहुत सारी मिट्टी जो थी वो खच्चरों के पाँव के कारण भुरभुरी यानी मिट्टी मिट्टी थी, और कुछ गोल पत्थर भी उस रास्ते पे थे। धीरे धीरे चढ़ते हुए लगभग हम लोग 2 बजे चमियारी पहुंच गए। जब हम लोग चमियारी पहुंचे तो हमने देखा कि गांव के किनारे लगभग 50 मीटर दूर एक जगह पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने आग जला रखी है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि वहीं पे एक छोटी सी बालिका जो लगभग 5-6 साल की होगी, उसका शव पड़ा हुआ है और लोग वहाँ पे आग जला के बैठे हुए हैं। हमने उनसे इस घटना के बारे में पूछा और उसके बाद इच्छा तो हमारी थी नहीं, परंतु फिर भी क्या पता ये गुलदार अभी यही होगा, तो एक चांस लेने का हमारे पास मौका था। अतः हमने गांव वालों से कहा कि आप लोग ऐसा करें, हमें एक दो रस्सी ले आए। वे फटक से एक सबल, तार, रस्सी और एक छोटा सा तख्ता ले आए। जहाँ पे वो बॉडी थी उसके अगल बगल कोई बड़ा पेड़ नहीं था, एक छोटा सा पेड़ था जिस पे घास लगी हुई थी, और मैं हरी उसी पेड़ पे हमने एक तख्ता बिछाया और उस घास के अंदर हम लोग बैठ गए। नीचे बॉडी को हमने सबल ठोका और उस बॉडी को तार से बांध दिया ताकि गुलदार यदि आए तो वो झटके से कहीं बॉडी को उठा के न ले जाए। और उसके बाद दोस्तों हमने लोगों को उस आग बुझाने को कहा और उसके बाद वो लोग वापस घर चले गए। हमने एसटीओ साहब से कहा था कि सर 5 बजे तक हम लोग इस बॉडी पे बैठेंगे, यदि गुलदार आने का होगा तो वो आधा घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो कहीं से इस बॉडी को देख रहा होगा। यदि वो समझेगा कि ये लोग वापस चले गए हैं तो क्या पता वो इस बॉडी पे लौट सकता है, और यदि वो 5 बजे तक इस बॉडी पे नहीं लौटता है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से चल दिया है। और दोस्तों हम लोग उस मचान पे बैठ गए। लगभग 3 घंटे का हमारे पास समय था। बैठने के लिए वहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, जगह बहुत कम थी, यानी जिस तरह हम बैठे हुए थे उसी तरह हमको बैठे रहना पड़ेगा पूरे 3 घंटे तक, क्योंकि पाँव सीधे करने या पाँव हिलाने तक की भी वहाँ पे जगह नहीं थी। और दोस्तों वो 3 घंटे कब कट गए हमें पता ही नहीं चला। गुलदार के इंतज़ार में कि गुलदार अभी आया तभी आया, मैं वो 3 घंटे हमको 15 मिनट के जैसे ही लगे। और जब एसटीओ साहब वहाँ पहुँचे तो हमने कहा आप इतने जल्दी क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं तो 5 बज गए हैं। फिर हमने देखा वास्तव में 5 बज गए हैं, और कुछ लोग उस बॉडी के वहाँ पे रहे और हम लोगों ने तुरंत उतरकर उस गांव के चारों ओर लाइट मारना शुरू किया। उस गांव के चारों ओर जब हमने सर्च लाइट मारी तो हमें कोई सफलता नहीं मिली, यानी उस क्षेत्र में कोई लेपर्ड था ही नहीं। थोड़ी देर बाद रात खुल गई। रात खुलते ही हम लोगों ने सबसे पहले उस घटनास्थल को देखा कि वो घटनास्थल कहाँ है। वो एक गांव के एक किनारे की मकान थी जिसके पीछे और साइड में पूरी झाड़ियाँ थी, यानी गुलदार उन झाड़ियों का फ़ायदा उठा के उस घर तक पहुंचा था। और ये एक पुराने ज़माने की 2 मंजिला मकान थी। इसमें कॉर्नर से सीढ़ी थी और घर का ऊपर वाले मंजिल पे बाहर लकड़ी का बरामदा और उसके बाद उस पर 2 कमरे थे। ये माँ, बेटी और बेटा शाम के समय जो उनके ऊपर 2 मंजिले में जो रसोई थी उसमें ये लोग आग जला रहे थे, यानी शाम के खाने की तैयारी के लिए आग जला रहे थे। माँ आग जला रही थी और ये दोनों भाई बहन उस चूल्हे के अगल बगल बैठे हुए थे।
तभी उन्हें पता चलता है कि एक हवा का झोंका जैसे उनके कमरे में आया और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा गुलदार उनकी बेटी को अपने मुंह में दबाए हुए उस जो बरांडा था या जो जंगले वाली जो लकड़ी का जंगला था उससे नीचे वो छलांग मार लेता है। यानी ये लेपर्ड झाड़ी से उन सीढ़ियों में आया, सीढ़ियों से चढ़कर ये दुमंजले में चढ़ा, दुमंजले में जाने के बाद ये सीधे कमरे के अंदर गया और कमरे के अंदर से इसने उस लड़की को पकड़ा और उसके बाद वो उसको मुंह में दबाए हुए उसने उस दुमंजले से छलांग लगा के वह गांव की ओर भाग गया। दोस्तों, इस गुलदार के साहस को देख के अब हम ताजुब थे। यदि ये गुलदार बहुत जल्दी नहीं मारा जाता है तो ये पूरे उत्तरकाशी को तबाह कर देगा। इसका साहस इतना बढ़ चुका था कि ये सीढ़ियों से चढ़कर मकान के दुमंजले तक पहुंच रहा है। यानी जो रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ था उसके द्वारा भी इसी प्रकार की घटनाएं की जा रही थी। वो भी उस जमाने में लोगों के दरवाजे तोड़कर कमरे के अंदर घुसता और वहां से आदमी को खींच के ले जा रहा था। तो ये भी किसी रुद्रप्रयाग के तेंदुए से कम नहीं था, बल्कि ये तो सीढ़ियों से चढ़कर दुमंजले में पहुंचकर और उसके बाद कमरे के अंदर से लोगों को ले जा रहा था। ऐसे लेपर्ड के दुस्साहस को देखकर वास्तव में बहुत ताजुब हो रहा था। और दोस्तों, उसके बाद जब रात खुली तो हमने उस मकान के अगल बगल देखा तो वहाँ हमें उसके ताज़ा ट्रेस मिल गए। उसके वही निशान जो हमने थलन में देखे थे, साफ दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखने पर हमें एक जगह से पता चला कि ये गुलदार नीचे की ओर गया है। उन ट्रेसों का पीछा करने के बाद हम जो मीन बटिया जिससे हम लोग आए थे उस पर पहुंच गए। यानी ये गुलदार इस बटिया पे आने के बाद नीचे की ओर उतरा था। और दोस्तों, धीरे धीरे हम उन ट्रेसों को पीछा करते हुए ध्यान से बैठते बैठते नीचे की ओर यानी धरासू की ओर चलने लगे। वहाँ देखने वाली एक विशेष बात थी, क्योंकि जब हम लोग ऊपर आए थे तो हमारे जूतों के निशान उस रास्ते पे पड़े थे, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी थी इसलिए जूतों के साफ निशान दिख रहे थे। और उन जूतों के निशान के ऊपर इस गुलदार की ट्रेस थी। इसका मतलब जब हम लोग चमियारी पहुंचे उसके बाद ये गुलदार वहाँ से निकला था। जब हम आ रहे होंगे तो इसने हमारी लाइटें और हम लोगों को देख लिया या बात करते हुए हमको सुना। वो समझ गया कि ये जो मेरा पीछा कर रहे हैं ये चमियारी भी पहुंच चुके हैं, इसलिए ये वहाँ से निकल चुका था। और धीरे धीरे हम उन पग चिन्हों का पीछा करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगे। चमियारी से धरासू लगभग 3.5 किलोमीटर डाउन में था। ये लेपर्ड लंबी लंबी डग भरता हुआ नीचे की ओर बढ़ रहा था। जहाँ पे कहीं कोई पग चिन्ह हमसे खो जाता तो हम फिर वापस आकर उसके चारों ओर देखते कि किस ओर ये गया है। लगभग सुबह के 7:30 बज चुके थे। उस गांव में पशुपालन बहुत था, क्योंकि ये पूरा जंगल वाला एरिया था। और उस समय लोग शायद जो दूध वहाँ से धरासू के लिए आता होगा या उत्तरकाशी के लिए जाता होगा, कुछ बुजुर्ग लोग बाल्टियों में दूध भर के नीचे की ओर आ रहे थे। तो जब हम लोग रास्ते पे बैठते बैठते उन पक्षियों को देख रहे थे तो वो लोग हमसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बाग तो ऊपर गांव पर है। तो हमने कहा आप लोग जाइए, हाँ ये हमारा काम है, हम लोग देख रहे हैं। तो वो लोग थोड़ा गुस्से में सोचा शायद ये फॉरेस्ट वाले हैं और इनको डांटना ज़रूरी है। तो वो अकड़ के बात करने लगे। तो हरि और चाचा श्याम सिंह उनसे भिड़ गए। फिर मैंने उनको शांत किया, यार तुम ऐसा मत करो। और हमने उनसे कहा कि आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। और दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग उन ट्रेसों का पीछा करते करते धरासू के पैदल पुल तक पहुंच गए।
पैदल पुल के बाद उस पुल पर ट्रक्स नहीं दिख रहे थे, और जब पुल के किनारे दूसरे किनारे हमने फिर उन पग चिन्हों को देखा तो हमको वहाँ पे मिट्टी में वो पग चिन्ह मिल गए। यानी ये लेपर्ड अब चमियारी छोड़कर धरासू पहुँच चुका था, और उसके बाद जो ऊपर लेंटिना की झाड़ियों के बीच से चलते हुए इसने धरासू बैंड को पार करते हुए यह ब्रह्मखाल की ओर निकल चुका था। अब हमारे पास ये था कि ये लेपर्ड शायद ब्रह्मखाल की ओर फिर चल दिया है, और दोस्तों दोपहर के 11 बज चुके थे। यानी हमको उस 3 किलोमीटर चलने में कम से कम 5 घंटे का समय लगा, और कल हम 16 किलोमीटर चले थे। उसके बाद रात को 3 किलोमीटर हम चमियारी चले थे, फिर 5 घंटे हमारे ये हो गए। यानी आप लगा लो हम लोग 24 घंटे में लगातार वर्क करते हुए जो हमारा शरीर था वो जवाब देने लग गया था। और उसके बाद वहाँ पे जो जिप्सी खड़ी थी, हम जिप्सी में बैठे और रेंज कार्यालय धरासू पहुँच चुके। दोस्तों उस दिन मकर संक्रांति थी, और 14 दिन से हम लोग नहाए भी नहीं थे, क्योंकि हमें समय ही नहीं लग रहा था। हम लगातार जो थे वो सामान गाड़ी में ही, जिप्सी में ही पड़ा हुआ था, और हम लोग लगातार इधर उधर दौड़ ही रहे थे। रेंज कार्यालय जाकर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग नहाए, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और सो गए, क्योंकि 24 घंटे से कंटिन्यूस वर्क करने के बाद आदमी पे जो शरीर है वो थक चुका था। 1 बजे हम लोग खाना खा के उठे और फिर आगे की रणनीति को हम लोग सोचने लगे। आज हमारा प्लान था कि हम इस गुलदार को, इस आदमखोर तेंदुए को इस प्रकार से घेरे कि जहाँ ये वारदात करने के लिए जा रहा है उससे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे, और तभी हम इस आदमखोर को मार सकते हैं। पहले हमने अपनी जिप्सी आज बदल ली। हमने आरओ से कहा कि हमें कोई भी दूसरी गाड़ी जो खुली हो वो प्रदान करें। तो उन्होंने एक ट्रॉला, जो ट्रक छोटा ट्रॉला होता है, वो कर दिया। उसमें एक तख्त बिछा दिया जिसमें हम लोग खड़े होके चारों ओर सर्च कर सकते थे या फायर कर सकते थे, और बाकी उसके जो आगे की सीट पे थे उस पे कुछ लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अब वर्तमान में चमियारी तक पूरी सड़क है, और जब मैं नेट पे देख रहा था तो चमियारी गांव तक पूरी सड़क है। उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था। लगभग 6 बजे हम सर्चिंग के लिए तैयार थे। हमारा नया वाहन खड़ा था। आज पंचोली जी आरओ साहब भी हमारे साथ सर्चिंग पे चल रहे थे। एक लाइट हमने गाड़ी की बैटरी से जोड़ी, और एक सर्च लाइट हमने अपने पास, यदि हमको इधर उधर जाना पड़े तो हाँ उसके लिए हमने सुरक्षित रखी थी। मैं, हरी, चाचा श्याम सिंह पीछे बैठ गए, और बाकी आरओ, पंचोली और एक फॉरेस्ट वाला आगे बैठ गया, और हम लोग सबसे पहले सिलक्यारा पहुँचे। अब हमारी सर्चिंग आज सिलक्यारा से बैक वापस की ओर होनी थी, यानी सिलक्यारा से ब्रह्मखाल और ब्रह्मखाल से धरासू तक, क्योंकि ये लेपर्ड इसी एरिया पे निकला था। जब हम सिलक्यारा पहुँचे तो वन चौकी पे चाय बनी हुई थी। चाय पीने के बाद अब हम लोग 8 बज चुके थे और हम लोग गाड़ी पे ऊपर आ गए। तो पंचोली जी अभी तक नहीं आए थे। वहाँ जो डिप्टी रेंजर थे वो बिष्ट जी थे। उन्होंने बिष्ट जी से कहा कि आप तो यहाँ चौकी पे आराम कर रहे हैं, हम लोगों की तो यहाँ रेड मरी है, चलो आज हमारे साथ पेट्रोलिंग पे चलो। और बिष्ट जी को तैयार होने में थोड़ा देर हो गई, यानी 8:10 हो गए। शायद ये टाइम किसी अच्छे काम के लिए 10 मिनट की देरी हो गई, और उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। ब्रह्मखाल तक हमने सर्च किया, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया।
ब्रह्मखाल से आगे 2 किलोमीटर पर एक पनोत नामक जगह है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जब हमारी जो गाड़ी पे जो सर्च लाइट लगा रखी थी, उसको जब हरी चला रहा था तो उसको दूर 2 आँखें बहुत तेज़ी से नीचे सड़क की ओर आती हुई दिखाई दी और उसने मुझे बताया, भाई साहब वो 2 आँखें दिख रही है और वो दौड़ के नीचे सड़क पे आ रही है। उन आँखों से लग रहा था कि ये कोई लेपर्ड है और हमने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। उसके बाद दोस्तों हमने लाइट बंद कर दी। इसका मतलब ये लेपर्ड ऊपर से सड़क पे आ रहा है और दौड़ते हुए आ रहा है। जब हमने अनुमान लगाया कि लगभग ये सड़क पे आने के बाद यदि ये हमारी ओर आ रहा होगा तो लगभग ये हमारे नज़दीक पहुंच चुका होगा और हमने वो गाड़ी स्टार्ट करके उससे चलने के लिए कहा और हम सर्च मारना हम लोगों ने शुरू किया। जब हम केवल 10 या 15 मीटर ही चले थे तभी हरी ने देखा कि एक बड़ा सा लेपर्ड गाड़ी के आगे से बगल से नीचे जा रहा है और उसने मुझे कहा, भाई साहब लेपर्ड, और वही लेपर्ड है। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और मैंने हरी की ओर देख के कहा कि किस ओर गया, क्योंकि मैं ट्रॉले पे नीचे बैठा हुआ था और हरी खड़े होके लाइट कर मार रहा था, यानी लेपर्ड उसी को दिखना था। हमारे आगे जो छोटे ट्रॉलर के बॉडी के पार्ट्स लग रहे थे या बॉडी लग रही थी तो हम खड़े होके देख नहीं रहे थे। उसने मुझे लाइट से इशारा किया, इस ओर गया है, यानी जहाँ वो गया उसने वहाँ सर्च लाइट मारी। मैं क्योंकि जल्दी से मैं नीचे उतरा तो मैंने राइफ़ल को ले जाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि राइफ़ल में उस ज़माने में मेरे पास टेलीस्कोप लगी हुई राइफ़ल नहीं थी। यदि मेरे पास, आज मैं सोचता हूँ, यदि मेरे पास टेलीस्कोपिक ये राइफ़ल उस समय इस पे टेलीस्कोप लगा होता तो मैं इस गुलदार को थलन में आराम से मार सकता था, क्योंकि साइड में एम करने में समय लग रहा था और टेलीस्कोप का तो सीधे आपको टेलीस्कोप के अंदर दिख रहा है और आपने उसका प्लस मिलाते ही आप लोग फायर कर देते हैं तो वो बहुत एक्यूरेट लगती है। इसलिए मैंने 12 बोर जिसके अंदर हमने जो एलजी पड़े हुए थे उसमें 6 दाने थे मोटे वाले, मैंने 12 बोर पकड़ के मैं गाड़ी से नीचे उतरा और जिस ओर हरी लाइट कर रहा था मैंने उस ओर जब देखा तो मैंने देखा एक बड़ा सा लेपर्ड एक झाड़ी के अंदर घुस रहा है और मुझे उसके पीछे की पूंछ और 2 टांग वाला पोर्शन पूरा दिख रहा है, आगे का पोर्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ऐसे अंदर जा रहा हूँ, मैं जस्ट उसके पीछे हूँ। मैंने बिना समय गंवाए उसका एम किया और उसके ठीक पीछे 2 टांगों और पूंछ के बीच में फायर कर दिया। वो फायर इतना सटीक था कि उसने उस लेपर्ड के पीछे की दोनों टांगें जड़ से उखाड़ दी और जो लेपर्ड सीधे ऐसे अंदर जा रहा था वो ऐसे पलट गया और बहुत तेज आवाज के साथ वो उल्टा पलट गया। पलटते ही, क्योंकि उसके पीछे के पांवों पे कोई ताकत थी नहीं, वह नीचे की ओर लुढ़का और उसके बाद वो आगे पाँव पे खड़ा हो गया, परंतु उसके पीछे के पाँव बिल्कुल दोनों पाँव जुड़े हुए ऐसे अलग से फ्री हो गए और वो जोर से दहाड़ते हुए उन्हीं आगे के पंजों से ऐसे नीचे को चलने लगा। तो वो हरी हाइट पे था और हम सड़क पे थे तो उसे साफ दिख रहा था, वो उस पर लाइट मार रहा था। तो हमने भी देखा कि जो झाड़ी झूड़ी जो कटी हुई थी, कांटे हांटे, वो उसके पाँवों पे फंस कर उसके साथ रगड़ते हुए नीचे की ओर जा रहे थे और नीचे पहले खेत थे और उसके बाद नीचे एक नाला था। लाइट मारते हुए हम ऊपर से देख रहे थे कि वो लेपर्ड बहुत गर्जना के साथ आगे के पंजों से ऐसा चल रहा है और पीछे के दोनों पांव उसके घिसटते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं और जहाँ तक हमारी लाइट उसको देख सकती थी वहाँ तक हमने उसको देखा और उसके बाद वो उस नाले की ओर नीचे चले गया। और दोस्तों, हमें विश्वास था कि हमारे द्वारा वास्तविक आदमखोर को फायर कर दिया गया है। पंचोली जी भी खुश हो गए कि चलो कम से कम हमने आदमखोर पे फायर कर दिया है और उसके बाद हम लोग रेंज कार्यालय धरासू वापस
आ गई। रात में ही डीएफओ साहब को फ़ोन करके बता दिया कि हमारे द्वारा लेपर्ड को फायर कर दिया गया है और सुबह हम लोग जल्दी जाएंगे, वो हमें उस नाले पे मिल जाएगा, क्योंकि लग रहा है कि उसके पीछे की दोनों टांगें टूट गई हैं, इसलिए वो किसी चढ़ाई वाले रास्ते पे वो जा नहीं पाएगा, जाएगा तो नीचे को ही और हमें मिल जाएगा, हमें उस पर और फायर करनी पड़ेगी और शायद वो मारा जाएगा। और दोस्तों सुबह हम बहुत जल्दी उठे और उसके बाद हम लोग जिप्सी से धरासू बैंड पहुँचे। वहाँ पे एक दुकान खुली हुई थी और हमने वहाँ पे, क्योंकि रेंज कार्यालय में चाय नहीं बनी थी, तो वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए हम लोग रुके। जब हम लोग चाय पी रहे थे तो वो दुकान वाला हमारे पास हथियार देख के उसको पता चल गया कि ये शिकारी लोग हैं। तो उसने हमें बताया कि कल रात एक बालिका को इस गुलदार ने घायल कर दिया है। हमने कहा कब किया घायल? तो कहा कल रात को। हमने उसे टाइम पूछा तो कह रहा था कि लगभग 10 बजे के लगभग इस बालिका को गुलदार ने घायल किया और इसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। दोस्तों अब हमारा दिमाग खटक गया। हमने इस गुलदार को लगभग 9 बजे फायर कर दिया था और ये आदमी कह रहा है कि 10 बजे इस गुलदार ने एक बालिका को घायल किया। बहुत सोचने वाली बात थी, क्या जिस गुलदार को हमने फायर किया वो आदमखोर नहीं है? यही सोच अब हमारे दिमाग में आने लगी कि कहीं एक जैसे दो गुलदार तो नहीं है यहाँ, क्योंकि हमने ठीक जिस प्रकार का गुलदार हमको थलन में दिखा था उसी प्रकार के गुलदार को हमने फायर किया है। और ये कह रहे हैं कि इस गुलदार ने कल रात 10 बजे एक बालिका को घायल किया। तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये इस प्रकार के दो गुलदार हैं और जो आदमखोर है वो शायद जिंदा है। फिर भी दोस्तों, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना था और उस गुलदार को ढूंढना था, इसलिए हम लोग पनौत पहुँचे। पनौत के बाद हम पूरी टीम के साथ नीचे नाले पे पहुँचे। जब हम नाले पे पहुँचे तो नाले के ऊपर से हमने देखा एक घसीट का निशान एक बड़ी झाड़ी के अंदर गया है। जो जंगली गुलाब होता है वो झाड़ी उसकी है और बहुत बड़ी है। जिस ओर से उसके अंदर घुसा है उस ओर से दूर से देखने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये लेपर्ड घायल था, इसलिए ये हम पे हमला कर सकता था। दोनों हथियार हम तैयार करके उसको झाड़ी के अंदर गौर से देख रहे थे, परंतु कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मैंने हरी और जो एक दो फॉरेस्ट वाले हमारे साथ गए थे, मैंने उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो, मैं यहाँ से ऊंचे जगह पे बैठता हूँ ऊपर, क्योंकि ये ढलान थी और इधर नाले के बाद ढलान थी। ये इस झाड़ी के अंदर गया है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और आप लोग अब इस झाड़ी पे इतने पत्थर मारो कि ये गुलदार इस झाड़ी से बाहर निकले। यदि वो बाहर भी निकलता है तो मैं दूर से उसको देख लूँगा और मैं राइफल से वहाँ फायर कर दूँगा। तो सब लोग तैयार हो गए और उसके बाद मैं धीरे धीरे उस झाड़ी से इस साइड को थोड़े ऊंचाई पे मेरे को जाना था, घास वाला प्लॉट था, तो मैं उस पे जाने के लिए आधे रास्ते तक जब मैं पहुंचा तो उसके बाद जहां से मेरे को बैठना था और फायर करना था, जब मैं वहां के लिए पहुंच रहा था तो मैंने यूं देखा, तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा लेपर्ड उस चढ़ाई पे मेरे से 10 मीटर के बगल पे लेटा हुआ है और वो मुझे देख रहा है। केवल 10 मीटर पे लेपर्ड और वो मुझको देख रहा है। मैंने तुरंत राइफल सीधी की, एम किया और उस पर फायर कर दिया। फायर उसके चेस्ट पे लगी और वो बहुत तेजी के साथ उस नाले में चले गया। और उस नाले के बाद फिर वो, क्योंकि पीछे के दोनों पांव उसके घिसटते हुए जा रहे थे, दोनों पंजों उसके सहारे, वो अब उस छोटे से नाले को पार करने लगा। यानी उस पानी में, और थोड़ा सा पानी था, ज़्यादा नहीं था, और उन पत्थरों में वो आगे को बढ़ने लगा।
तो मैंने ऊपर से फिर दोबारा एम करके फिर एक गोली और उसके चेस्ट में मार दी, और दोस्तों वो आदमखोर गुलदार वहीं पे ढेर हो गया। तब तक मुझे डीएफओ का फ़ोन आ गया कि मैं पनोत पहुंच चुका हूं, रावत जी आप मुझे लेने आए। तो दोस्तों मैं फिर वहां से ऊपर सड़क पर पहुंचा, क्योंकि सड़क से उस नाले की दूरी लगभग 500 मीटर थी, और तब तक डीएफओ साहब वहाँ पे थे। डीएफओ साहब मेरे साथ नीचे आए। नीचे आने पर ऊपर के खेतों से वो नाला साफ दिख रहा था। तो जब डीएफओ साहब मेरे साथ उस खेतों तक पहुँचे और उसके बाद उन्होंने नीचे को देखा, तो उस गधेरे में या उस पानी और पत्थरों पे वो गुलदार वैसे ही जैसे फायर किया था वैसे ही पड़ा हुआ था। तो उसको देख के वो बोले, अरे इतना बड़ा गुलदार। मैंने कहा हाँ सर, यही आदमखोर है। तो हम लोग नीचे गए। उसके बाद वहाँ बीके सिंह साहब पहुँचे और फॉरेस्ट वाले बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो उस गुलदार को देखकर तुरंत कहने लगे, अरे सर बाबा यही है, यही आदमखोर है। फिर दूसरा कोई आया तो वो देख के, हाँ सर हाँ यही है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये इस गुलदार के सर को देख के ये इस गुलदार को आदमखोर बता रहे हैं, ये इसको कैसे पहचान रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। शायद मैं ये सोच रहा था कि अभी हम लोग इस जो ये खेल है, इस खेल के नए खिलाड़ी हैं, इसलिए हमें शायद ये ट्रिक पता नहीं होगी कि ये इसको कैसे पहचान रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद इस पे डंडू पे इसको वहाँ से बांध के ऊपर ब्रह्मखाल के लिए पनोत रोड पे लाया गया। वहाँ पे सुवर्धन शाह जो उस समय आईएएस थे, वो उनका घर भी वहीं पे बगल पे था, और उन्होंने फूल मालाओं से हमारा वहाँ पे स्वागत किया। उसके बाद इस गुलदार को ब्रह्मखाल बाज़ार में ले जाया गया, और क्योंकि कपिल जोशी साहब ने उस समय शायद ब्रह्मखाल बाज़ार वालों ने जब इनका घेराव किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब भी मैं इस आदमखोर को मारूंगा या इस आदमखोर को जब शिकारी मारेंगे, मैं आपको यहाँ लेके ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने उसके बाद उस गुलदार को लोगों को दिखाया और ये कहा कि आप बताओ कि आप में से अभी तक इतने बड़े गुलदार को कितने लोगों ने देखा है। तो वहीं पे जो जनप्रतिनिधि थे, लोग थे, उन लोगों ने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया। और उसके बाद दोस्तों हम इस गुलदार को लेके धरासू पहुंच गए, जहां इसका पोस्टमार्टम करके इसको जला दिया गया। तब तक जो कुंवर लोगों की टीम थी वो भी वहां पहुंच चुकी थी। तो मैं एसडीओ साहब से ये पूछ रहा था कि सर ये लोग कल चमियारी क्यों नहीं आए, क्योंकि उस समय तक मैं कुंवर वाली टीम को ज़्यादा परिचय मेरा उनसे था नहीं। तो सिंह साहब कहने लगे, अरे ये तो केवल गाड़ी से ही सर्च करने वाले हैं, केवल रोड के हैं, ये प्लेन के लोग हैं, ये चढ़ाई पे कहाँ चढ़ पाएंगे, इसलिए ये कल रात चमियारी नहीं आए थे। अब दोस्तों लेपर्ड मर चुका था, पोस्टमार्टम हो चुका था, परंतु जो घटना वो चाय वाला बता रहा था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब ये आदमखोर गुलदार धरासू बैंड से ऊपर ब्रह्मखाल की ओर चला, तो ये मेन सड़क से ब्रह्मखाल नहीं गया, बल्कि ये वहाँ से जंगलों की ओर चलते हुए ठीक पनोत के ठीक सामने एक गांव है, जिस गांव में उस दिन क्योंकि उत्तरायणी थी, उस दिन शादी थी, और ये आदमखोर वहाँ पहुँच चुका था। बच्चों पे ज़्यादा ध्यान शादी में दिया नहीं जाता है, और वहाँ उसने एक 10 साल की लड़की प्रभा पे हमला कर दिया। जब उसने प्रभा पे हमला किया तो वहाँ श्रीनगर के सुरेश नाम के एक जो बालक था उस समय 13-14 साल का, वो अपनी नन्हीहाल उसी गांव में गया था। और जब इस आदमखोर ने प्रभा पे
हमला किया और ये प्रभा को खींच रहा था, तो इसने अपनी बेल्ट निकाल के इस गुलदार को 4-5 बेल्ट मार दी और अपने पे अचानक हुए हमले के कारण इस आदमखोर ने प्रभा को छोड़ दिया और वो वहाँ से भाग निकला। और दोस्तों 2005 में इस वीर बालक को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया और 26 जनवरी परेड में इस बालक ने भाग लिया था। उसके बाद ये लेपर्ड वहाँ से नीचे तेजी से भागता हुआ नीचे की ओर आ रहा था। जो मैं आपको बता रहा था कि पनोत से हमें एक लेपर्ड की आंखें दिख रही थी जो बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। चाय वाले ने हमें 10 बजे का समय क्यों बताया होगा? क्योंकि वहाँ से एम्बुलेंस लाने या एम्बुलेंस या किसी गाड़ी में उन्होंने प्रभा को रखा और उसको जब उत्तरकाशी चिकित्सालय वो ले जा रहे थे उस समय तक 10 बज चुकी थी और चाय वाले ने सही बताया कि वो 10 बजे उस लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उसके द्वारा अपना अनुमान सही था कि ये घटना लगभग 10 बजे की है। अब हमें विश्वास हो गया था कि ये लेपर्ड जो था वो ओरिजिनल था और फॉरेस्ट वाले सीधे इसकी पुष्टि कर रहे थे। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, मैं पहले भी कहा था कि मानव की भूल के कारण ही ये लेपर्ड आदमखोर हुआ था। हुआ ये कि इससे पहले लगभग 2003 में ये लेपर्ड किसी के घर में कमरे में बंद हो गया था। कुत्ते के चक्कर में गया और बंद हो गया। वन विभाग ने उसको रेस्क्यू किया और अपने पेंच कार्यालय इसको लेके आ गई। इस लेपर्ड को इन्होंने रेस्क्यू सेंटर भेजना था परंतु इनके द्वारा इसको रेस्क्यू सेंटर नहीं भेजा गया। इसने पिंजरे पे रहते हुए पिंजरे से लगातार अपने सर को मारने के कारण इसके सर के सारे बाल उखड़ गए और वो एक सपाट, जिस प्रकार से चमड़ी के बाल जब उखड़ जाते हैं वो एक प्रकार से गंजा हो गया था। और जब 2-2.5 महीने तक इन्होंने इसको पिंजरे पे ही खाना खिलाया और उसके बाद क्योंकि ये इनोसेंट था तो इन लोगों ने इसको मोरी के जंगल में छोड़ दिया, यानी राडी टॉप से पली तरफ इसको छोड़ दिया। ये गुलदार 2.5 महीने तक आदमी के साथ रहा था, आदमी के दिए हुए खाने को ये खा रहा था और ये मानव की सारी गतिविधियों को से ये सीखता गया और उनकी सारी गतिविधियों को ये अब जानता था। जब इसको वहाँ छोड़ा गया तो ये फिर वापस अपने क्षेत्र में वापस आ गया और धीरे धीरे इसने आदमियों का शिकार करना शुरू कर दिया। जब इसने बच्चों को मारना शुरू किया तो इसको सब चीज़ का पता था, आदमियों का पता था, आदमियों के व्यवहार का पता था, उनके वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका शिकार करना है, ये चीज़ वो पूरा सीखा हुआ था और इसीलिए वो हमारी आवाज़, हमारी गाड़ी की आवाज़ वो सब जान चुका था। यदि इस गुलदार को उस समय रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाता तो ये गुलदार बच सकता था, परंतु एक छोटी सी भूल के कारण 5 जानें गई और एक लेपर्ड भी मारा गया। और दोस्तों हम लोग वहाँ से जब गैरसैंण आ गए तो उसके बाद क्योंकि सारे इलाके में एक दहशत का माहौल था और होता है लोगों को एक गुलदार मारने के बाद ये पता नहीं चलता है कि वास्तव में आदमखोर गुलदार वही था। एक दिन ब्रह्मखाल से आगे की ओर एक गांव में एक
जैसे उस दिन हमें पता चला कि यहाँ पर बगेरा है, दिन के 2 बजे हम सारे लोग अपना काम छोड़कर, जो हाथ में डंडा आ गया, पत्थर आ गया, ये बेचारे दुकान इनकी बाजार में थी और हम इनको बोला कि चलो, इत्तेफाक से इन्होंने उसी दिन अपना बंदूक लाया था और हम इनको जबरदस्ती यहाँ पे लाए हैं। तो आज हमने इसको मार दिया और अब हमें लगता है कि लोग जो हैं चैन से रहेंगे। नहीं तो शाम को रात जैसी होती थी, धूप छिपता, लोग उल्टा सुल्टा अपना खा करके कमरों में बंद हो जाते थे। रात दिखा दिन में और लोगों ने हो हल्ला करके उसको घेर दिया। घेरने के बाद वो एक नहर के अंदर घुस गया और लोगों ने वहीं उसको पत्थरों से और बंदूक से मार दिया। उसके बाद वन विभाग वालों ने उसके शव को उठाया, परंतु वो एक निर्दोष गुलदार था और उस आदमखोर के चक्कर में उस निर्दोष गुलदार को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जब कभी भी कोई आदमखोर सक्रिय होता है तो उस समय इन तेंदुओं की सारी प्रजाति का मनुष्य दुश्मन होता है। वो ये नहीं समझता कि कौन सा गुलदार आदमखोर है, उसको तो केवल गुलदार से मतलब है और वो यदि उसको उनका बस चले तो वो उस समय सारे गुलदारों को नष्ट कर सकते हैं। और गुलदारों की प्रजाति के लिए किसी गुलदार को चिन्हित करके मारना, उसको पहचान करके मारना, उनकी सारी प्रजाति को बचाने का सबसे बड़ा एक तरीका है। दोस्तों, ये घटनाक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले घटनाक्रम में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।